यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक कोई भी आपका डाउट है तो आप प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन। यू कैन ऑल्सो ask question during the session in between also as and when it arises। मैं इसमें बिलीव करता हूँ कि जिस समय जो सवाल उठता है उसी समय उसका समाधान हो जाना चाहिए। तो रिकैपिटुलेट करेंगे। अभी तक हमने डिफरेंट एरियाज को एक्सप्लोर किया है जहां पर कि रिसर्च हो सकती है, खासकर योग को लेकर के। उसके बाद हमने ये जानने का प्रयास किया कि कौन कौन से रिसर्च के गैप्स होते हैं जहां पर कि हमें अपनी इनपुट देने का मौका मिल सकता है। हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो हम एक रिव्यू पेपर लिख सकते हैं। रिव्यू पेपर का मतलब होता है अभी तक किसी एक विषय पर क्या क्या शोध हो चुके हैं, उस विषय को शॉर्टलिस्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि योग बहुत बड़ा विषय है, बहुत व्यापक विषय है। उदाहरण के लिए मैं केवल यदि आसनों पर एक रिव्यू पेपर लिखना चाह रहा हूँ तो मुझे ऐसे सभी रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे जिस जो कि आसनों के ऊपर आरसीटी स्टडी डिजाइन को फॉलो कर रहे हैं। आरसीटी स्टडी डिजाइन का तात्पर्य है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। मतलब जहां पर किसी ना किसी ग्रुप को लेकर के उसमें से लोगों को रैंडमली एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में असाइन किया गया। इसे हम कहते हैं रैंडमाइजेशन। इसको थोड़ा और आसान तरीके से समझेंगे। जब भी हम सिंगल ब्लाइंड स्टडी करते हैं, सिंगल ब्लाइंड का मतलब जो प्रोबेबिलिटी है 100 में से 50 लोगों की, 100 के 100 लोगों की कि वो कंट्रोल में जाएंगे एक्सपेरिमेंटल में जाएंगे, वो 100%। अब जब हम एग्जामिनेशन में कोडिंग करते हैं, जैसे रिसर्च कोई पेपर्स हैं हमारे पास, एग्जाम कंडक्ट किया हमने, हम कैंडिडेट का नाम तो आगे नहीं भेजते ना। जब उसकी आंसर बुकलेट एवेल्युएशन के लिए भेजते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोडिंग कर देते हैं पेपर के ऊपर, और उसका नाम पता ये सब चीजें हम छुपा लेते हैं। इवन रोल नंबर भी नहीं भेजते हैं। अगर किसी ने एग्जामिनेशन ब्रांच में कोडिंग की हो तो उसका एक तरीका है। हम लोग कोडिंग शुरू कर देते हैं, जैसे मान लीजिए पीए फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन के आंसर शीट्स हैं, तो हम शुरू करते हैं 101, फिर हम 102, 103, 104, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं 201, 202, 203, 204। इस तरह से हम सारे के सारे 100 के 100 आंसर शीट्स की कोडिंग कर देते हैं। और ये कोडिंग का जो फॉर्मूला है, ये केवल एग्जामिनेशन ब्रांच के पास, सीक्रेसी ब्रांच के पास होता है। आप पता नहीं लगा सकते कि किसको क्या कोड मिला। तो ये जो कोडिंग है ये रैंडम होती है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, आपने देखा होगा जब स्कूलों में एडमिशन होते हैं तो लॉटरी मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। लॉटरी निकालते हैं और बच्चे का एडमिशन बता देते हैं कि आपके बच्चे का हो गया। वो कैसे होता है? मान लीजिए 2000 लोगों ने अप्लाई किया है क्लास 1 में एडमिशन के लिए। तो उन सब की जो स्लिप्स होती हैं उनको हम एक बहुत बड़े घड़े में डाल देते हैं और उसको हिला देते हैं। उसमें से जो भी पर्ची निकलती है, हम कहते हैं भाई रोहित कुमार, आपका एडमिशन हो गया, आइए फीस जमा कराइए। नेक्स्ट विवेक, आपका एडमिशन हो गया। तो ये भी एक रैंडमाइजेशन है, क्योंकि हम सीधे सीधे रिजेक्ट कर नहीं सकते, सारे के सारे क्वालिफाई करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम कोई रिसर्च करते हैं जिसमें कि हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से जो योग करती है, कुछ लोगों को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डालना चाहते हैं,
और कुछ लोगों को हम कंट्रोल ग्रुप में डालना चाहते हैं। इसके लिए हमें बाई चांस या लॉटरी मेथड कि तुम किसी भी ग्रुप में जा सकते हो, वो अप्लाई करना पड़ता है। इसी को हम रेंडमाइजेशन कहते हैं, ताकि पहले से कोई ये जज ना कर सके या पहले से कोई ये डिसाइड ना कर सके कि कौन कौन से ग्रुप में जाएगा। टाइप वन एरर, जिसके अंदर की रिसर्चर का बायस भी हो सकता है, ये भी एरर हमारा इस तरह से रेंडमाइजेशन करने से अवॉइड हो जाता है। और दूसरे वाले को भी नहीं पता लगता है कि वो किस ग्रुप में जा रहा है। तो ना तो हमें पता लगा ना दूसरे को पता लगा, इसे हम कहते हैं डबल ब्लाइंड। ठीक इसी तरह से हम ट्रेनिंग भी जब देते हैं तो हम किसी को नहीं बताते कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या दिया जा रहा है और कंट्रोल ग्रुप में कौन सी ट्रेनिंग कौन सी योग कराई जा रही है। आप वेटिंग लिस्ट में हैं या आप एक्टिव एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हैं, ये दोनों को नहीं पता होता। ये इसलिए किया जाता है रैंडमाइजेशन, ताकि कोई भी व्यक्ति ये ना कह सके कि आपने किसी को अच्छा कराया किसी को खराब कराया, किसी को बाय चॉइस कराया किसी को बाय चॉइस नहीं कराया। तो जब भी आपको पूछा जाए, चाहे वो नेट के क्वेश्चन में पूछा जाए या रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हुए आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आपने कौन सा डिजाइन यूज किया, तो आप कहेंगे सर मैंने रैंडमाइजेशन का मेथड यूज किया। और ये मेथड मैंने इसलिए यूज किया ताकि जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की वो सबकी बराबर हो। और ये बेस लाइन पे अनबायस्ड रैंडमाइजेशन करने से हम किसी भी जेंडर किसी भी एज किसी भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों को किसी भी तरह के ग्रुप में रख सकते हैं। सबकी प्रोबेबिलिटी बराबर है। रैंडमाइजेशन को लेकर आपका यदि कोई प्रश्न है तो पूछिए। क्लियर है? इसीलिए सर हम इसको थोड़ा आरसीटी कहते हैं। सर, सर बायसनेस अवॉइड करने के लिए हम लोग रैंडमाइजेशन यूज करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल, ताकि किसी तरह का कोई हमारे पे प्रश्न चिन्ह ना लगाए कि सर आपने इस व्यक्ति को जानबूझकर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्यों डाला, या इस जेंडर के व्यक्ति को आपने कंट्रोल में क्यों डाला, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने फेवरेट स्टूडेंट्स को जानबूझकर एक ग्रुप में डाल दिया, जो आपके फेवरेट नहीं है उनको किसी और ग्रुप में डाल दिया। मतलब पक्षपात से बचने के लिए। पक्षपात से बचने, बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी जानकारी प्राप्त करने के लिए कि व्यक्ति चाहे किसी भी भाषा धर्म जाति कास्ट क्रीड जेंडर का हो, योग उसको लाभ पहुंचाएगा ही। इस चीज का ध्यान रखने के लिए भी हम रैंडमाइजेशन का प्रयोग करते हैं, ताकि किसी तरह का ना मेरे मन में बायस हो एज अ रिसर्चर और ना सामने वाले के मन में कोई शंका रहे। मुझे भी नहीं पता वो कौन से ग्रुप में जाएगा और उस व्यक्ति को भी नहीं पता कि वो कौन से ग्रुप में जाने वाला। तो ये रैंडमाइजेशन अक्सर रिसर्चर नहीं करता है, रिसर्चर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देता है कि आप इन सबको रैंडमली क्लासिफाई कर दो सर, इनकी कोडिंग कर दो इनको क्लासिफाई कर दो। क्योंकि वैसे भी हमने जो जानकारी प्राप्त करनी है हर व्यक्ति की, हम नाम पता करते हैं, उसका एज पता करते हैं, जेंडर पता करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पता करते हैं, इनकम पता करते हैं, बर्थ ऑर्डर पता करते हैं। बहुत सारी जानकारी तो हम हर सब्जेक्ट की पता करते ही हैं जिनके ऊपर हम शोध करने वाले हैं। ये कॉन्फिडेंशियल रहती है, कोई बायस नहीं होता है। अब मान लो मैं जैन हूँ, किसी का नाम आया रीटा जैन, तो ऐसा हो सकता है कि मैं क्योंकि जैन हूँ
तो मैं रीटा जैन को जो है किसी अच्छी जगह पे, अच्छी अच्छी पोजीशन में रखूं, तो वो बायस नहीं होता किसी तरीके का, इसीलिए हम रैंडमाइजेशन का। अब आपको क्लियर है? इसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे ना, रैंडमाइजेशन से सवाल यदि कोई आ जाए तो? Yes. तो ये जो आरसीटी स्टडीज होती हैं, रैंडमाइज कंट्रोल, कंट्रोल का तात्पर्य होता है कि हम जितना अधिक से अधिक वातावरण से संबंधित, खान पान से संबंधित, दवाई से संबंधित, किसी जेंडर से संबंधित, किसी व्यक्ति की रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, उसका वेजिटेरियन होना, नॉन वेजिटेरियन होना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना अधिक हम कंट्रोल कर सकते हैं परिस्थितियों को, उतना कंट्रोल करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उनको रैंडमली डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। दूसरा, हमने उनकी जीवन में घटित होने वाली छोटी 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 बारीक से बारीक घटनाओं को भी हमने कंट्रोल किया। तो मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या हम एक ह्यूमन बीइंग को जब अप्रोच करते हैं, उसको पता चलता है कि हम रिसर्चर हैं और हम उसको एक योग का प्रोटोकॉल कराने वाले हैं, ऐसा करने से उस व्यक्ति के माइंड में कुछ आता है, कुछ सेंसिटाइज होता है वो व्यक्ति? यस सर, उनके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं कुछ। हाँ, मतलब आप क्यों अप्रोच कर रहे हो मुझे, सबसे पहला प्रश्न तो जी। यही आएगा इमीडिएटली। कोई राइट। अगर आपके माइक ऐसे मुंह पे रख दे, जैसे वो करते हैं ना रैंडमली न्यूज रिपोर्टर, कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, तो आपने देखा होगा कई लोग घबरा जाते हैं एकदम से, वो जवाब नहीं देते, चले जाते हैं। तो जब हम उस व्यक्ति को पहले से बता देंगे कि हम इस तरह से आपके ऊपर एक शोध करना चाह रहे हैं, और उसमें हम कुछ आपके टेस्ट करेंगे, और फिर हम आपको एक योगा का प्रोटोकॉल कराएंगे, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा अलर्ट हो जाता है, वो सेंसिटाइज हो जाता है। हो सकता है वो आपको सही जानकारी ना दे, ऐसी संभावना रहती है। ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति इच्छा ही ना रखता हो, या उसका प्रोफेशन ऐसा होता हो कि मेरे पास तो सिर्फ सैटरडे संडे कोई टाइम होता है, बाकी समय तो मेरे पास आपके लिए टाइम ही नहीं है, मैं आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या मेरी इच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। या वो व्यक्ति ये छुपा ले कि वो किसी तरह की डिप्रेशन की या एंजाइटी की मेडिसिन ले रहा हो। ऐसे व्यक्ति को यदि योग कराएंगे तो क्या ठीक होगा? सर हेल्पफुल हो सकता है, बट जो हमारा रिजल्ट होगा वो बायस्ड हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो बहुत हैवी मेडिकेशन पे है, ऐसा व्यक्ति जिसका किसी तरह का लाइफ में बहुत जबरदस्त ट्रॉमा है, ऐसी महिलाएं जो फैमिली वे से अभी अभी रिकवर कर रही हैं, या बहुत छोटे बच्चे, या बहुत बुजुर्ग व्यक्ति, या ऐसे लोग जो ठीक से समझ नहीं पाते बातों को, सिजोफ्रेनिया जिनको अल्जाइमर है, ऐसे लोगों के ऊपर यदि हम रिसर्च करने का प्रयास करेंगे, तो वहां पर हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, जब तक कि हमारा उद्देश्य केवल उसी तरह के लोगों पे काम करना ना हो। क्योंकि ये लोग एक थोड़ी सी अलग पॉपुलेशन आ जाती है, सेपरेट पॉपुलेशन आ जाती है, हम उनकी मेडिसिन को, उनके लाइफस्टाइल को, उनके सोचने समझने के तरीके को नहीं समझ पाते। इसलिए कंट्रोल किस किस चीज को हमें करना चाहिए। हम किसी व्यक्ति के एज पता करने के बाद हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम 18 से 25 के बीच में ही लोगों पे डाटा कलेक्ट करें, या हम 25 से लेकर 30 वर्ष के लोगों पे ऊपर डाटा कलेक्ट करेंगे, या हम 31 से लेकर 40 वर्ष के लोगों पर ही डाटा कलेक्ट करें। कंट्रोल कर लिया हमने, एज फैक्टर को कंट्रोल कर लिया हमने कि 18 से 25 पे ही काम हो, या 13 से 15 पे ही काम हो।
दूसरा कंट्रोलिंग फैक्टर मैंने अभी आपको बताया, क्या जेंडर पे कंट्रोल करना चाहिए? जी सर, कुछ बीमारियां मतलब ओनली लेडीज के लिए होती है, तो उनका अलग से रिसर्च कर सकते हैं हम लोग। एग्जैक्टली। तो ये डिपेंड करेगा कि हम किस प्रकार का शोध कर रहे हैं। यदि हमारा उद्देश्य केवल पीसीओडी पे है, पीसीओएस पे है, वो तो मेल्स में नहीं होती ना बीमारी, तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि हम फीमेल से ही डाटा कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंट्रोल कर लिया जेंडर को। लेकिन अगर एक जनरल स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोगों की बैक पेन पे काम करना चाह रहे हैं, बैक पेन तो मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है। डायबिटीज पे काम कर रहे हैं, डायबिटीज फीमेल को भी हो सकती है, मेल को भी हो सकती है। तो वहां हम जेंडर को लेकर के कंट्रोल नहीं कर सकते। डाटा हम सभी का कलेक्ट करेंगे। ये हो सकता है कि मान लीजिए मैंने 300 लोगों को अप्रोच किया, लेकिन महिलाओं ने कोऑपरेट नहीं किया, महिलाओं ने केवल ऐसी 20-25 महिलाओं ने कोऑपरेट किया, जबकि 100 मेरे पास पुरुषों का डाटा आ गया। अब इस केस में क्या करूंगा मैं, कि जानबूझकर जो कम संख्या में महिलाएं मेरे पास आई डाटा के लिए, उनको मैं छोड़ सकता हूँ। अदरवाइज क्या होगा, मेरा जो डाटा है, कहाँ 100 पुरुष और कहाँ केवल 20 महिलाएं, ये थोड़ा सा इम्बैलेंस हो गया। हाँ, अगर दोनों 50-50 रहते हैं, महिलाएं पुरुष, या 60-40 रहते हैं, या 55 या 45 रहते हैं, वहां ठीक है। तो बहुत कम और बहुत ज्यादा अगर डाटा आ जाता है एक पर्टिकुलर ग्रुप में, बाय वर्च्यू ऑफ देयर जेंडर, तो मैं एक ग्रुप को वेटिंग में रख सकता हूँ। वो जो 25 महिलाएं हैं, उनको मैं किसी और रिसर्च में किसी और तरीके से उनके ऊपर शोध कर सकता। लेकिन यहाँ क्योंकि टोटल मुझे 100 चाहिए थे, केवल 75 ही लोग मिले मुझे जो कि पुरुष मिले, तो मुझे डाटा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मैं उन फाइंडिंग्स को जो उन डाटा से मेरी आएंगी उन लोगों से, उसको मैं जनरलाइज कर सकूं। जैसे मैंने बोला था, महिलाओं में मेनोपॉज होता है, मेन में एंड्रोपॉज होता है। मान लीजिए मैं कोई ऐसा शोध लेता हूँ जिससे कि मैं ये पता लगाना चाहता हूँ, उद्देश्य ये है कि क्या पुरुषों को एंड्रोपॉज के बारे में जानकारी है या नहीं है। अगर है तो कितनी जानकारी। देखो, सभी महिलाओं को मेनोपॉज की तो जानकारी होती है। कम से कम 50 वर्ष की उम्र से ऊपर अधिक जितनी महिलाएं भी हैं, 45 से ऊपर, उनको पता होता है कि एक स्टेज आएगी जहां पर मेनोपॉज आएगा। लेकिन मैंने अक्सर देखा है समाज में एंड्रोपॉज के बारे में पुरुषों को जानकारी नहीं है, या वो बॉदर नहीं करते। तो ये सर मेरा एक इसे हम शुरुआत थी। हाँ, सर इसे पूछिए। मैं एमएससी कर चुका हूँ, 4 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। स्किल मैंने आपसे ही आज पहली बार सुना है इसके बारे में। और एमडी सर ने जो पढ़ाया, उनसे भी मुझे ये जानकारी नहीं थी। हम्म, आता है, हार्मोनल सर मेरा चेंजेस यही मैन में भी आते टॉपिक हैं। है। सर मेरा यही टॉपिक है। अच्छा, रेखा जी, आपका ये टॉपिक है क्या? हाँ जी सर। दैट्स नाइस, बट बीइंग अ फीमेल आप एंड्रोपॉज पे क्यों काम कर रही हैं? मेनोपॉज पे करिए ना। सर मेरा मेनोपॉज का है, लेकिन थोड़ा सा मैंने उसको एंड्रोपॉज को भी एक्सप्लेन किया हुआ है सर। हम्म, ओके। तो ये एक कल्चरल बायस भी होता है। अभी मैंने एक स्टेटमेंट दी कि रेखा जी, आप तो महिला हैं, आप मेनोपॉज पे काम हाँ जी करिए। सर। जी हाँ, सर, क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ये कह रहा हूँ जी। कि एक कल्चरल बायस भी होता है। जी। स्टीरियोटिपिकल सोच होती है ना एक समाज की। जैसे मैंने अभी एक स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट दी थी। मैंने हाँ जी रेखा मैम को ये बोला, रेखा बत्रा जी को, कि मैम आप तो फीमेल हैं, आप मेनोपॉज पे काम करिए, आप एंड्रोपॉज पे क्यों काम करना चाह रहे हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है जो अभी मैंने दी? रिसर्च के दृष्टिकोण से करेक्ट नहीं है सर। रिसर्चर, ये गलत होगा। हाँ, तो रिसर्च के अंदर हम किसी भी तरह का बायस नहीं रखते हैं, ध्यान रखिएगा।
कि महिला है तो पुरुषों पे काम क्यों करेगी, या पुरुष है तो महिलाओं पे काम क्यों करेगा। इसीलिए मैंने बोला कि हम रेंडमाइजेशन करते हैं, ताकि ना कल्चरल बायस रहे, ना माइंड का बायस रहे, ना जाति का बायस रहे, ना प्रदेश का बायस रहे, किसी भी प्रकार का। बायस को अभी एक शब्द दिया था ना आपने, पक्षपात। किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए शोध के अंदर। शोध में सब बराबर है। इसीलिए जब एथिक्स रिव्यू बोर्ड बैठता है तो वो पूछता है आपसे कि आप किस तरह के लोगों पे काम करेंगे। अगर जैसे ही आपने कहा कि सर मैं तो SC ST पे काम करूं, वो तुरंत मना कर देंगे। नो, आप SC ST पे काम नहीं कर सकते। आप जाति देखकर किसी व्यक्ति पे योग का काम क्यों करना चाह रहे हैं? क्या योग का प्रभाव जाति देखकर आता है या धर्म देखकर आता है? तो ये भी एक तरह का एथनिक बायस हो गया। लेकिन लेकिन सर ए- कुछ कुछ मतलब अब अगर हम लोग ये करें, आदिवासी समाज ले या मतलब रूरल मैं एरिया समझ में गया, ले, समझ गया एजुकेशन स्मिता कम जी। होता है हाँ, तो। हाँ, हाँ। समझ गया मैं उसी पे आ रहा था एक्चुअली। मेरी स्टेटमेंट पूरी होने दीजिए, आप समझ जाएंगे स्मिता जी। अगर मैं एथनोग्राफिक रिसर्च कर रहा हूँ, कौन सी रिसर्च कर रहा हूँ? एथनोग्राफिक रिसर्च, तब मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे काम कर सकता हूँ, जैसे अभी स्मिता जी कह रहे हैं। लेकिन यहां पर तो मैं योग का प्रभाव देखना चाह रहा हूँ, तो मैं किसी भी तरह के कल्चरल बायस से, किसी भी तरह के जेंडर बायस से, किसी भी तरह की एथनिक कम्युनिटी के बायस से बिल्कुल बचूंगा। वरना उसमें मेरा बायस हो जाएगा, मेरी रिसर्च को एथिक्स रिव्यू बोर्ड अनुमति नहीं देगा। तो रिसर्चर को इन एथिक्स का ध्यान रखना पड़ता है। उसको ऐसे किसी भी जानकारी को जो कि सेंसिटिव है, कॉन्फिडेंशियल रखना पड़े। इसीलिए हमें मैक्सिमम कंट्रोल और मैक्सिमम इमोशंस को कंट्रोल, अपने भी सामने वाले के भी, रखना पड़ेगा। अब जैसे ओम का उच्चारण करने में जो इस्लाम को मानते हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बताइए, हमारा तो सारा काम ही ओम के उच्चारण से प्रारंभ होता है। मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि बाटला हाउस में जाइए और वहां मुस्लिम लोगों पे काम करिए, क्या वो काम करना चाहिए हमें? सर उनको थोड़ा सा आकार उकार और माँ का एक्सप्लेनेशन करा के करा सकते हैं। यस, वेरी नाइस। देखिए, योग सब कर रहे हैं इस समय पे, लेकिन कुछ लोग योग को धर्म से जोड़ रहे हैं। ऐसा है ही नहीं। जिस समय पे 4 वेद आए उस समय पर तो जाति प्रथा थी ही नहीं, वर्ण व्यवस्था। जितने हमारे ऋषि हुए हैं षाट दर्शन के, आप उठा के देखिए, किसी ने भी किसी जाति धर्म को देखकर इलाज नहीं किया है। महर्षि चरक से लेकर महर्षि आपके जो शल्य चिकित्सा वाले हैं, सुश्रुत, है ना, कोई भी संत महात्मा, ये गांव गांव जाते थे, ट्रैवल करते थे, लोगों का इलाज करते थे, लोगों को जागरूक करते थे, लेकिन किसी भी तरह की इस तरह की व्यवस्था से नहीं था। वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य था कार्य बंटे हुए थे, कोई जाति व्यवस्था तो होती ही नहीं थी। तो जैसे रेखा बत्रा जी ने कहा, यदि हम ऐसी कम्युनिटी में जहाँ थोड़ा मामला सेंसिटिव है काम करना चाहते हैं, तो वहां पर भी हमें कंट्रोल करना होगा। ओम का सर उच्चारण को मेरा यदि जी पूछिए। सर अर्चना जी। बहुत अच्छा मुझे आज प्रश्न पूछने का एक मौका मिल गया आपसे। महिला आश्रय गृह की 17 महिलाएं हैं सर, जिनमें आधी महिलाएं मॉमडन हैं। जब मैंने दरअसल उनको TTC शुरू करवाना है अभी 2 दिन बाद, उन्होंने बोला कि आप कोर्स करवाइएगा, लेकिन ना तो आपके कोर्स में ओम का उच्चारण होना चाहिए और ना ही मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, जबकि सर पूरा योग तो उसी पे बेस्ड है। तो अब मुझे इस स्थिति में क्या करना है, यही आपसे जानना चाहती हूँ। अर्चना जी, आधारभूत स्तंभ तो यही है, आई फुल्ली एग्री। लेकिन सब योग
ऐसे ही प्रारंभ किया जाएगा ये तो कोई जरूरी नहीं है। धीरे धीरे लाया जाएगा ना, जैसे रेखा बत्रा जी ने कहा, उनको आ का अर्थ, उ का अर्थ, म का अर्थ। सर मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि मेरे पास इस्लामिक के अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी आते हैं, तो वो लोग भी ओम का उच्चारण नहीं करते, ना ही वो मंत्र बोलते हैं। उनके बाइबल में लिखा है कि ओम का उच्चारण करना गलत है, तो वो लोग भी नहीं करते। तो उनको भी हम्म। आकार उकार और मकार एक्सप्लेन करके, मंत्र नहीं बुलवाते हम, उनको सिर्फ आकार उकार मकार एक्सप्लेन करके उनको बता देते हैं, आगे उनके ऊपर छोड़ देते हैं, आपको करना है तो आप करिए, अदरवाइज मत करिए। ये आपका प्रयास अच्छा है, लेकिन मैं ये कहूंगा इसको ना थोड़ा सा स्टडी करिए। ओम को यदि आप स्टडी करेंगे तो उनकी भ्रांतियां धीरे धीरे स्वयं दूर हो जाएंगी। सर मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं भी बोलना चाह रहा था इस विषय में। जी जी जी, मैंने बताइए। आज तक किसी भी कम्युनिटी को योगा कराया है जो मेरी आइडियोलॉजी रही है, मैं बड़ा स्ट्रिक्ट रहा हूँ हमेशा से। मेरे को अगर ओमान में भी योग कराना था, ओमान में भी चैंपियनशिप थी 10 दिन पहले, और तकरीबन 300-350 लोगों का क्राउड था, और पूरा मिडिल ईस्ट वहाँ पे बैठा हुआ था। इंडियन लोग बहुत डरे हुए से रहते हैं विदेशों में, खास करके जहाँ पे ये मोमडन आइडियोलॉजी है कि नहीं नहीं यहाँ नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। और तविशी बहल पांडे डिप्टी कमिश्नर है, डिप्टी मिशन है वहाँ पे। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मैं अपना वाचन या तो संस्कृत में ही शुरू करूंगा, अन्यथा मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मत इसमें इसमें कोई इशू नहीं है, आप जहाँ भी जाएं अपने विषय में बताएं। और योग यदि मंत्रियता पे नहीं होगा तो फिर क्या मतलब है आपके योग अध्यापक होने का? परिवर्तित करके आप कर लीजिए, ठीक बात है, लेकिन उसको एटलीस्ट इनिशिएट कीजिए और अपना कीजिए। करना है तो जिसको करना है वो करेगा, नहीं करना है तो थैंक यू सो मच, हाँ, क्योंकि मैं एग्जैक्टली। परिवर्तित नहीं कर पाऊंगा सर। मेरा तो बिल्कुल क्लियर है कि मैं हम्म। वियतनाम में हूँ, वियतनाम के योग अध्यापक ऐसे थे कि नहीं कोट पैंट पहन के जाना है ना, टीका नहीं लगा सकते, कम्युनिस्ट देश है। मेरे को जाना है तो धोती कुर्ते में ही जाना है, पूरा बड़ा सा। हम्म। पहले तो मैं त्रिपुंड लगा लेता था, आजकल तो छोटा सा ही टीका लगा लेता हूँ लेकिन जाता मैं पूरे अपने ही गणवेश में हूँ, क्योंकि मेरा मेरा योग इसी पे है सर। अगर ये नहीं है तो फिर मैं किस बात का योगाचार्य कि अपने आप को नहीं से सेव कर पाया फिर। इसके लिए पीढ़ियां हमारी हम्म। जो है वो बलिदान दे गई, और हम लोग इस चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज कर जाएं तो फिर क्या बात की योगाचार्य। हमें तो जजिया कर देना हाँ, पड़ता था इस चीजों के लिए, मतलब सरकारें ऐसी रही हैं इस देश में इसीलिए मैंने बोला, कि इसीलिए मैंने सालों से। बोला कि या जी। तो हम अपने शोध का विषय बदलें या अपना सैंपल बदलें। कोई जबरदस्ती थोड़ी है, डॉक्टर ने थोड़ी बोला है कि आप ओमान में जा करके करिए। जो ओमान से व्यक्ति, साधक, या जो इंग्लैंड से या फ्रांस से जो साधक ऋषिकेश आते हैं, वो भी तो करते ही हैं, वो सब वो कुछ करते हैं। बल्कि सब कुछ। उनका तो पूरा गणवेश बदल जाता है जब तक वो हमारा 7 दिन का कैंप अटेंड करके निकलते हैं। खासकर मैंने ये जो बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर है और लोनावला में, तो हमसे भी ज्यादा सात्विक हो जाते हैं। मैं कहूँगा धार्मिक तो नहीं, धर्म तो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो सनातन संस्कृति को पहचान जाते हैं, बहुत हद तक पहचान जाते हैं। तो जो पहचान जाते हैं इसका मतलब वो लिबरल हुए। इसलिए मैं एक विषय और आप पे डालना चाहता हूँ कि योग जो है वो पूरी तरह से सेक्युलर है। सेक्युलर शब्द से बहुत लोगों को तकलीफ होती है। सेक्युलर का मतलब होता है कि हम सभी धर्म जाति के लोगों को अपने भीतर समावेशित करने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि योग सेक्युलर नहीं होता तो ये सऊदी अरब में नहीं जाता। ईरान एक बड़ा कट्टर इस्लामिक नेशन है, पाकिस्तान इस्लामिक नेशन है, सऊदी अरेबिया भी इस्लामिक नेशन है। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में सऊदी अरब में तो सिलेबस में है वो, दुबई में सिलेबस में पढ़ाया जाता है वो, यूएई में योग का विषय। इवन के अजरबैजान में और कजाकिस्तान में जहां हमारे बच्चे एमबीबीएस करते हैं, वहां पर भी ये सिलेबस में चला गया। अब कारण ये है कि क्यों चला गया? ऐसे ही थोड़ी चला गया, वहां की सरकार ने अनुमति दी है तभी तो गया है। तो वहां पर भी इसको किसी न किसी रूप में बताया, पढ़ाया, समझाया जा रहा होगा। तो ये जो स्वरूप है, ये जो प्रारूप है योग का, ये समावेशित है। और एक आता ना, आ, समत्वम योग उच्चते के अलावा एक वो आता है जिसमें हम कहते हैं
योग कर्म सुकौशलम। कौशलम। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो जो पूरे विश्व का हमारे भीतर एक श्लोक है। वसुदेव कुटुंबकम। वासुदेव, हाँ, वासुदेवाय कुटुंबकम। ये वसुदेव वही तो है। कुटुंबकम। हाँ बिल्कुल, वासुदेव कुटुंबकम, ये यही ऐसा है है ना। सर कि अयम अयम निजम परम वेति गणानाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम। इसीलिए मैंने बोला कि कोई कुछ भी कहे, हम एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन तो नहीं कर रहे ना। पर सर योग से उस व्यक्ति की रिजिडिटी या उसका एम तो शांत धीरे धीरे होना चाहिए, कोई वही है भी ना, हो। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यही वो हाँ। एरिया है जिसको लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया है। कन्वीनियंट सैंपलिंग सब कर लेते हैं, पड़ोस में जा करके स्कूल को पकड़ लिया, वहां योगा करा दिया, टीचरों को भी बच्चों को भी, और कह दिया वाह वाह बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। अरे भाई, वहां लाइट नहीं है, पंखे नहीं है, सफाई नहीं है, बच्चों को खाना नहीं है, भूखे पेट कहाँ योग कराते फिर रहे हो तुम वहां। इसीलिए मैंने बोला जो पॉपुलेशन गैप है वो यहाँ पर चैलेंज है। लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट वही कर सकता है जो सक्षम है, जो ये जानता है कि ओम का उच्चारण अथवा मंत्रों का उच्चारण किसी धर्म विशेष से नहीं, वो आपके नाद से जुड़ा हुआ है, आपकी वाइब्रेशन से जुड़ा हुआ है, आपके साउंड से जुड़ा हुआ है। मुझे एक बताइए, सबसे पुराने वाद्य यंत्र सितार है, तानपुरा है, इसे बजाने वाले तो मुस्लिम होते थे। राजाओं के दरबारों में बहुत से व्यक्ति दूसरे धर्म के बहुत सी रणनीतियों का निर्माण करते थे। वाद्य यंत्र, गायन, ये जो हमारा नृत्य है, ये कोई धर्म जाति से थोड़े जुड़े हुए थे। नाद योग की उत्पत्ति तो वहां से हुई है ना। जैसे ही कोई वाद्य यंत्र आता है, जैसे ही कोई साउंड या वाइब्रेशन आती है, उसको कौन बजा रहा है इसके बारे में कौन परवाह कर रहा है। उसमें से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, आज भी पुराने गाने हम और आप सुनते हैं, तो हम ये सुन के ये सोच के नहीं सुनते हैं कि ये मोहम्मद रफी ने गाया हुआ है। ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए मैंने बोला कि हमारी सोच बड़ी साफ है, लेकिन यदि सामने वाले की सोच साफ नहीं है तो हमें उसको प्रेशर नहीं करना। हमें पहले उसको ना कन्विंस करना है, हमें अपने काम को शुरू करना है, और फिर धीरे 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 उसका वैज्ञानिक स्वरूप, देखिए कई तरह के स्वरूप हैं, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक, दो स्वरूप है ना। आध्यात्मिक से शुरू ना करके पहले वैज्ञानिक से शुरू कर दीजिए, और आप देखना, मैंने तो बहुत सारे अपने क्लाइंट ऐसे ही चेंज किए हैं। वो कहते हैं सर, जब हम तनाव में होते हैं या हम अकेले होते हैं, तो ये जो अरहम का उच्चारण है, ये जो ओम का उच्चारण है, इसे करने से हमारा जो ब्रेन है वो बहुत शांत हो जाता है। लेकिन करते हम अकेले में ही, किसी के सामने नहीं करते, बंद कमरे में करते हैं। वो उनका विषय है, जैसे मर्जी कर। तो ये चैलेंज है, और जबरदस्ती नहीं है कि आपको किसी एथनिक ग्रुप पे करना ही करना है। अपनी जान थोड़ी गंवानी है ट्राइबल एरिया में जा करके जबरदस्ती कुछ करके। अगर कर पाते हैं तो फिर आपका किया हुआ कार्य पूरे विश्व में सराहनीय होगा। कि देखिए, इन्होंने बस्तर जैसे छत्तीसगढ़ के बैकवर्ड इलाकों में, जहां पर की बहुत जबरदस्त ट्राइबल रॉयट्स हैं, वहां कराया। हम भी जब SCRT डाइट का एक इंक्लूसिव प्रोग्राम कर रहे थे, तो मिजोरम में लोगों ने योग को पढ़ाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वहां मेजोरिटी क्रिश्चियन पॉपुलेशन की थी। तो ये होगा, तो जहां कंट्रोल है वहां करिए, जिन चीजों पे कंट्रोल नहीं है उसको अपनी क्लियरली रिसर्च प्रपोजल में लिख दीजिए कि मैं पूरी कम्युनिटी पे काम करना चाह रही हूँ, वहां पर मेरा इन चीजों पे नियंत्रण है, इन चीजों पे नियंत्रण नहीं है। मैं तो बायस नहीं हूं ना। सामने वाले ने मुझे जानकारी दी कि वो इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे भाषा भाषी उसमें मिलेंगे, दिल्ली में तो आपको बहुत ज्यादा मिक्सचर मिलेगा, कहीं भी चले जाइए आप। लेकिन मैंने सबको एक प्रकार का प्रोटोकॉल कराया, योग का एक ही तरह से संबोधित किया, उसी तरह से काउंसलिंग हुई। उसके बाद कोई व्यक्ति ड्रॉप आउट करता है तो हम उसको जीरो वैल्यू दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जनरली स्टार्ट भी ऐसे ही होता है, शुरू हम 200 लोगों से करते हैं, 150 लोगों को हमारी बात समझ में आती है, 100 लोग नियंत्रित जो है रूप से
निरंतर रूप से आने की चेष्टा करते हैं, 80 लोग सचमुच में कर पाते हैं, और 60 ही लोग ऐसे होते हैं जो 12 हफ्ते तक हमारे साथ योग करते हैं और जो अंत तक योग पे हमारे साथ जुड़े रहते हैं। कहा मैं 200 से शुरू किया और मेरे 60 ही रह गए। तो चिंता का विषय नहीं है। शोध में हम ये बताएंगे कि हमने सैंपल लिया 200 लोगों का, 60 ही रह गए। दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसमें आप जस्टिफाई कर दीजिए ना कि क्यों रह गए। आने में देरी होती थी, थकावट लोगों को अधिक हो गई, कई बार बारिश होती थी, नहीं आ पाते थे। या 60-60 के 3 ग्रुप कर लीजिए आप। पहले 3 महीने में 60 का ग्रुप लिया, अगले 3 महीने में 60, तीसरे महीने में 60। जो मैं वेट लिस्ट वाला फॉर्मूला आपको बता रहा था। आपके पास अगर नहीं है कोई कंट्रोल, आप एक्सपेरिमेंटल में एक ही ग्रुप पे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो रिपीटेड मेजर्स हो जाता है हमारा। सिंगल ग्रुप इंडिपेंडेंट सैंपल्स, टी टेस्ट जिसे हम कह देते हैं, वो लगाकर भी आप डाटा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए संख्या बड़ी होनी चाहिए। 250, 300, 400 लोग कम से कम होने चाहिए आपके सैंपल में। जितना बड़ा साइज होगा, जितना एफर्ट आपने उसको रैंडमाइजेशन में किया, जो उसमें रैंडमाइजेशन में अप्लाई किया आपने फॉर्मूला, जी पावर एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, वो सारा आपका एक्सप्लेन किया जाएगा ऊपर से नीचे तक। तो सामने वाले के पास एक रत्ती भर भी ये प्रश्न चिन्ह नहीं होगा कि आपने इन पे किया तो कैसे किया, क्यों किया, क्या समस्या आई। आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। और उसे अच्छी तरह पता है सबसे मुश्किल काम ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल करना होता है। आप कुत्ता पाल सकते हैं, आप जो है अजगर भी पाल लो घर में, गधा तक पाल सकते हो आप, जो शेर भी पाल लेते हैं लोग। उसका भरोसा हो जाता है कि चलो काटेगा नहीं। इंसान का तो भरोसा ही नहीं है। उसे कंट्रोल करना तो लगभग असंभव है। वो सैटरडे संडे को पार्टी करने जाएगा ही जाएगा। वो शराब पी के जो है वो रात भर में हैंगओवर में सुबह मंडे को उठेगा ही उठेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। और वो बताएगा भी नहीं। खासकर शराब पीने वाले व्यक्ति को यदि आप योग करा रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है, आपने उससे डाटा कलेक्ट किया। एक कम्युनिटी ऐसी है, मैं नाम नहीं लूंगा, दिल्ली के अंदर ही एक ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा ठेके हैं। और वहां हर पुरुष क्या महिलाएं क्या, वो शाम को जरूर पैग लगाते हैं। कल्चर, कल्चर ही है वहां का। अच्छा, कोई जाति धर्म नहीं है, फिर शराबी का तो कोई जाति धर्म होता नहीं। देखो, अब मेरे लिए सबसे बड़े कष्टदायक बात ये थी कि सर यहाँ ना इनकी शराब छुड़ानी है योग से। मैंने कहा इतने सारे हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं ही पीना शुरू कर दूं। इससे तो अच्छा है कि मैंने कहा भैया इन्हें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि जो जेल में बंद है। मैं फिर जेल में बंद कैदियों पे काम करने लगा। मैंने देखा जेल में बंद कैदियों को जब मैं योग करा रहा था, तो वहां की जो पुलिस विमेन थी वो मेरे को कहने लगी, सर ये अच्छा करा रहे हो, हमें भी करा दो, हमें तो इनसे ज्यादा टेंशन है। ये जो जेल में बैठे हैं ये तो मुफ्त में खा रहे हैं, हम तो कमा के खा रहे हैं, हमें ड्यूटी का पता नहीं लगता कब कैंसिल होगी छुट्टी हमारी। तो मैंने फिर रिजल्ट में भी ये पाया कि तिहाड़ जेल के अंदर जो कैदी हैं उनसे ज्यादा तनाव वहां के पुलिस कर्मियों को है। ऐसी ऐसी नायाब सैंपल बैठे हैं हमारे बीच में, हर आदमी सैंपल है। लेकिन ऐसा सैंपल भी है जिसको आप हैरान होंगे, हमारी कम्युनिटी में ही है, नहीं पता लगता। सबसे बढ़िया सैंपल है जो अमीर घरों की महिलाएं किटी पार्टी करती हैं, शाम को ताश खेलती हैं। कम इम्पल्सिव शॉपिंग, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पल्सिव शॉपिंग? एक इम्पल्सिव शॉपिंग का टॉपिक लिया हुआ है मेरी एक रिसर्च में। आप समझते हैं व्हाट इज इम्पल्सिव शॉपिंग? यस सर। नहीं। इम्पल्सिव शॉपिंग एक बड़ी गंभीर बीमारी है। व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता नहीं ना, वो जाकर के उसे खरीदने की एक मानसिकता हो जाती है। चाहे घर में खूब गहने पड़े हों, फिर भी जाकर के, क्योंकि पैसा जेब में है। ये अमीरों में बीमारी होती है जो बहुत सुपर रिच होते हैं। वो जाकर के उनको जो काम की चीज नहीं है वो खरीदनी खरीदनी। इसे हम कहते हैं इम्पल्सिव शॉपिंग। जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसको तुम खरीदे जा रहे हो, खरीदे जा रहे हो, खरीदे जा रहे हो। ये पुरुषों में भी होते हैं, महिलाओं में भी होते हैं।
अगर दुबई गए हैं तो सोना खरीदना ही खरीदना। ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर एक बहुत बड़ी बीमारी। कुछ भी कर लेंगे, मीठा नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी करेंगे, कुछ कितना ही कह दो कि नॉन वेजिटेरियन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, रोज ना खाएं, ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ा हुआ है, लेकिन दिमाग की क्रेविंग है, खाना ही खाना। तो हमें डाइट पे भी तो कंट्रोल रखना है, ये तो कहा भी गया है। लेकिन ये एक चैलेंज है कि मैं योग करा रहा हूँ नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोगों को और वेजिटेरियन लोगों को, ठीक है? तो किसमें प्रभाव अधिक मिलेगा? वेजिटेरियन। वेजिटेरियन वाला को। नॉन वेजिटेरियंस पर सर। हाँ, नॉन वेजिटेरियन पे प्रभाव इसलिए ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल सही बोला। नॉन वेजिटेरियन पे प्रभाव इसलिए मिलेगा क्योंकि नॉन वेजिटेरियन ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया सात्विकता को। मैं कह रहा हूं अधिक प्रभाव। जिसने कभी कुछ किया ही नहीं, जब वो पहली बार जिम जाएगा तो उसके तो मसल बनेंगे ही बनेंगे ना, उसको अच्छा लगेगा ही लगेगा ना। जो ऑलरेडी जिम जा रहा है उसको प्रभाव कम मिलेगा उसका। अब आप समझ गए क्यों मिलेगा प्रभाव नॉन वेजिटेरियन को? क्योंकि हमारा योग इतना सात्विक है। सबसे पहले तो आत्म मंथन जब वो करेगा ना यम नियम से, तो उसकी आत्मा जानवर को काट के खाने की रहेगी ही नहीं। उसके शरीर में होने वाले हॉर्मोन्स में चेंज आना शुरू हो जाएगा। तो न केवल उसे योग करने का प्रभाव मिलेगा, अपितु उसे यम नियम जैसे ऑब्जर्वेशंस का भी प्रभाव उसके शरीर में मिलेगा। फिर वो मंत्रों का उच्चारण करेगा, मुद्रा भी करेगा, आसन भी करेगा, प्राणायाम भी करेगा, ध्वनि भी करेगा, मेडिटेशन भी करेगा, अपरिग्रह के बारे में भी उसे काउंसलिंग होगी, जानकारी होगी। तो धीरे 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 क्या है, उसके अंतरात्मा से उसको एक आवाज आनी शुरू होगी कि यदि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले मुझे नॉन वेजिटेरियन मीट का त्याग करना चाहिए। किसी ने नहीं कहा उसको। सीधे सीधे बोलोगे तो वो बोलेगा हाँ हाँ सर कल से छोड़ दूंगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं, हैबिट की बात। लेकिन धीरे धीरे छोड़ भी देगा। ऐसा भी आया है कि योग का प्रभाव दोनों में सेम आया। दोनों में सेम आया योग का प्रभाव, वेजिटेरियन में भी सही आया, सेम आया, नॉन वेजिटेरियन में भी सही आया। लेकिन अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो जीवन जीने की जो शैली थी या जो सोच में बदलाव आया, या जिनका नॉन वेजिटेरियन छूट गया, नॉन वेज छूट गया, वो लोग 30% थे। उनका मन ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि हर बार जब ध्यान कराया गया तो हमने उनको ये कहा कि वासुदेव कुटुंबकम, प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति के साथ चलिए। प्रकृति में गिद्ध का भी रोल है जो सड़ा गला मांस खाता है। यदि चिड़िया चली जाए या सांप समाप्त हो जाए धरती के ऊपर से, या ये मानिए सनलाइट भी ना आए यदि, तो पूरी की पूरी धरती समाप्त हो जाएगी, देर नहीं लगेगी बिना सूरज के। तो हर चीज एक रिदम में। ये जो ज्ञान है ये योग से, काउंसलिंग से, हमारे सेशंस में हम अक्सर देते हैं। तभी तो वो होलिस्टिक है। अब आप समझे मेरी बात? तो हम जब कंट्रोल करते हैं तो कुछ चीजों पे जहां अनुमति है वहां कंट्रोल करिए। जहां आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वहां मत करिए, आप बोल दीजिए। हाँ, आप पूछ सकते हैं जानकारी के लिए कि सर आप वेगन हैं, वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं? क्या फर्क है जी वीगन, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में? सर वीगन में मिल्क से बने प्रोडक्ट मतलब एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाए जाते हैं, और वेजिटेरियन प्योर वेज, नॉन वेजिटेरियन में मांस वगैरह रहेगा, मीट वगैरह। जी। तो लहसुन प्याज भी नहीं है, लेकिन उपवास सब में है। आप रिसर्च करने लगे, पता लग गया रोजे आ गए या एकादशी आ गई तो उपवास रखने लग जाएंगे लोग। इसको कंट्रोल करना है आपको, क्योंकि उपवास में किया गया योग और बिना उपवास के किया गया योग, दोनों में फर्क आ जाएगा। ये कंट्रोल करना है आपको। ऐसी कौन कौन सी छोटी 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 बारीक चीजें हैं जिनको कंट्रोल करना आवश्यक है, अब आप बताइए।
तभी तो सर रैंडमाइज कंट्रोल डिजाइन कहते हैं उसको। ये आपने जो कहा कि उपवास में किया गया योग या बिना उपवास के उसको कंट्रोल करना, मतलब जब आप खाली पेट होते हैं मैम, जिन दिनों में एकादशी का उपवास होता है हमारा, उदाहरण के हाँ। लिए, हाँ, या आपने 20 घंटे का उपवास किया है, उस समय भी आप योग करते हैं, वो तो करना ही है, अभ्यास है हमारा। लेकिन बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, बैठने के लिए, आसन करने के लिए, प्राणायाम के लिए, वो तो सेम है ना। लेकिन शरीर में एटीपी तो है ही नहीं, हम्म। एनर्जी करेंसी तो है ही नहीं शरीर में। ओके। लेकिन फिर भी योग तो करना है, वो तो छोड़ नहीं सकते, वो तो हैबिट में, नेचर में है। जब सब घर का खाना बना सकते हैं, हम घूमना फिरना कर सकते हैं, तो इसे क्यों नहीं कर सकते हैं? अब उपवास पे भी डिपेंड करता है, निर्जला है या कौन सा उपवास कर रहे हैं। लेकिन मैंने तो लोगों को देखा है कि सबसे ज्यादा उनका ट्राइग्लिसराइड जो है वो डाउन आता है, उनके बॉडी के फैट सेल्स यूटिलाइज होते हैं, बॉडी वेट बहुत कम हो जाता है जब वो उपवास करते समय योग ध्यान का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उस समय जो लाभ होता है, उसका अलौकिक अनुभव, वो अलग होता है और विशेष होता है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, 3 ग्रुप लेता हूँ, एक कंट्रोल ग्रुप लेता हूँ कि जो 40-45 मिनट तक जनरल एक्टिविटी करेगा। एक्टिविटी को मैं डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि एक्टिव ग्रुप रखना है ना, एक्टिव कंट्रोल, मैंने पहले बोला था आपको, एक्टिव कंट्रोल रखना है। दूसरा ग्रुप ऐसा है, एक्सपेरिमेंटल वन, जिसके अंदर की लोगों का उपवास चल रहा है 1 महीने तक, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, चाहे वो जूस का फास्ट हो, और लेकिन फास्ट पे है, मिनिमम 18 घंटे से लेके 20 घंटे का। और तीसरा ग्रुप ऐसा जो नॉर्मल फूड ले रहा है, वो भी योग का अभ्यास कर रहा अरे हा हा है। कोणी तो क्या उचलला? तो क्या ये इस तरह का रिसर्च डिजाइन हम बना सकते हैं क्या? 3 ग्रुप बना सकते हैं क्या? सर क्रिएट कर सकते हैं सर, बट नंबर ऑफ पीपल्स को कलेक्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। सर हमें काम भी तो ऐसा करना है जिससे कि लगे कि हाँ, हम कुछ नोवेल, यूनिक काम कर रहे हैं। तो या तो सैंपल पे काम कर लीजिए, एक यूनिक सैंपल ढूंढ कर उस पर कार्य करें हम, या हम टूल्स बहुत अच्छे लें, थोड़ी महंगी मशीनों पे काम करें, फंक्शनल एमआरआईज हैं, नॉन इंट्रूसिव गैजेट्स हैं, पेट स्कैन्स हैं, इस तरह की मशीनें लें। या हमारा सैंपल यूनिक हो, या दोनों हो, या हमारा रिसर्च डिजाइन बहुत सुंदर, बहुत अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो। सर अगर मेरा एक तीनों के तीनों है। जी, लिखा जी। सर ये मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे एक डाटा है जिस पे मैं काम कर रही हूँ, काफी ओबेसिटीज पे है सर। अगर वो लगातार ओबेसिटी पे काम कर रहा है और कई सालों से योग अभ्यास निरंतर कर रहा है, तो उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग कराई और योगा अभ्यास उसने नहीं छोड़ा, तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जितना अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए था। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए कि उसको इंटरमीडिएट फास्टिंग कराना चाहिए, या फिर एज फैक्टर डिपेंड कर रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा? उस पे क्या चीज डिपेंड कर रही है सर? देखिए मैम, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या कोई भी फास्टिंग हो, अगर वो 12 घंटे से अधिक है, तो वो बॉडी के लिए थोड़ी अननेचुरल हो जाती है। सबसे बड़ा प्रभाव हमने देखा है कि बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि फैट डिसॉल्व होने लगता है और बॉडी ब्लड में फैट सेल्स फ्लोट करने लगते हैं। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कई लोगों को हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं। तो फास्टिंग चाहे इंटरमिटेंट हो, 18/6 की भी होती है, 20/4 की भी होती है, 18 घंटे की तो होती है। कई लोग जो है ना, कैलोरी डेफिसिट को इंटरमिटेंट फास्टिंग समझने लगते हैं। और जो विंडो पीरियड होता है ना 8 घंटे का, जैसे मैंने बताया, 18 घंटे उपवास किया और 6 घंटे में जो खाना है, वो इतना खा लेते हैं कि वो कैलोरी 3200 कंज्यूम कर लेते हैं। और फिर उनको जो है ब्लोटिंग होती रहती है, फार्टिंग होती रहती है,
उनकी बॉडी जो है वो डिस्कम्फर्ट में रहती है। तो ऐसी फास्टिंग का क्या फायदा कि तुमने पेट भर भर के 6 घंटे के भीतर के उस विंडो पीरियड में इतना खा लिया कि बाद में आपकी आत्मा जो है वो भटकती रही। नहीं सर, जैसे बहुत सारे महाराष्ट्र में फैक्टर्स ना सर, सर जैसे धीरे धीरे बॉडी को यूज टू कराते हैं। जनरली मैम मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जैसे ही मैंने फास्टिंग 16 घंटे की शुरू की, तो सबसे पहले क्या हुआ कि थोड़ा सा गैस बनने लगी, क्योंकि बॉडी यूज टू नहीं है। तो उसको फिर अल्टरनेट डे कर दिया, इसे हम कहते हैं अल्टरनेट डे फास्टिंग। 16 24 घंटे होके फिर 16 24 घंटे होके 16, तब भी ठीक नहीं हुआ। तो वाटर इनटेक बढ़ाया, तब भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने हनी यूज करना शुरू किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि उस समय में मीठे की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। धागे वाली मिश्री का सेवन प्रयोग करना शुरू किया। ब्रह्मी होती है ना, ब्रह्मी, उसे प्रयोग करना शुरू किया। गोंद कतीरे का प्रयोग करना शुरू किया। तो डाइट में थोड़ा चेंज करने से क्या हुआ, स्टमक की जो अपसेट प्रॉब्लम थी वो ठीक होती चली गई। अब मैं 22 घंटे पे आ चुका हूँ, 24 अभी तक मैंने किया नहीं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग एकदम से नहीं करनी है, बॉडी को शॉक लग जाएगा। सर ये महाराष्ट्र में ना अभी दो डाइट बहुत मतलब प्लान बहुत ये चल रहे हैं। एक दीक्षित डाइट नाम के है, वो ऐसा बोलते हैं कि आप 8 घंटा मतलब 16 घंटा कुछ मत खाओ, लेकिन बीच में 45 मिनट्स जो है उसमें आप जो खाना है वो खा सकते हो, और बाद में फिर मतलब दिन में 2 ही बार खाना खाना है आपको। 45 मिनट लगातार मतलब 45 मिनट तक आप कुछ भी खा सकते हो। बाद में 8 घंटा आप कुछ नहीं खाओगे, शाम को सनसेट से पहले फिर 45 मिनट तक आप कुछ खा सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा पेट के लिए गड़बड़ देने वाली चीज नहीं होगी सर? डिपेंड करता है मैम। अगर आप यूज टू हैं, लगातार आपने शाम को 6 बजे, देखिए आयुर्वेद क्या बताता है, 6 बजे के बाद, सूरज ढलने के बाद तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए, और कुछ ऐसे आहार हैं जो विरुद्ध आहार हैं, उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। तो यदि शाम को 6 से अगले 6 12 घंटे हो जाते हैं और आप 10 बजे खाना खाते हैं, तो 16 घंटे का उपवास हो गया। उसे पहले आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना अभ्यास करिए, तभी आगे बढ़िए, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। फास्टिंग भी हर व्यक्ति के लिए नहीं है, लैक्टेटिंग मदर के लिए नहीं है, फास्टिंग व्यक्ति के लिए नहीं है, डायबिटिक के लिए तो है ही नहीं। खिलाड़ी भी अगर बिना खाए मैदान में उतरेगा तो बेहोश हो जाएगा ना। बच्चा जो रात भर से फास्टिंग में है, सुबह 11 बजे तक यदि नहीं खाएगा तो वो पढ़ेगा क्या क्लास में। रिसर्च में रिसर्च में जब हम सैंपलिंग करते हैं, जब हम प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करते हैं, तो इन सारी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना होता है। कई जगह कल्चर की वजह से फास्टिंग करना ही होता है, वहां प्रभाव अलग से आएगा। तो ये प्रश्न भी आपको पूछना है। इसलिए जो क्वेश्चनेयर्स होते हैं हमारे, उनके अंदर दो प्रकार के क्वेश्चनेयर होते हैं। एक तो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, दूसरा होता है हम बेसिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर बनाते हैं। उनसे उनके बारे में, उनकी जीवन शैली के बारे में जितनी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना है हम करते हैं, ताकि हम भविष्य में इस बात को बता सकें कि हमने इतना सारा कंट्रोल स्टैब्लिश करने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी किसी के मन की बात तो हम नहीं बता सकते, किसी के सेंसिटाइजेशन को, किसी के इमोशंस में चेंज, ये तो आएगा ही आएगा। लाइफस्टाइल भी चेंज होता है, सर्कैडियन रिदम देखिए आप, सुबह से लेकर शाम तक। मॉर्निंग में जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जिनकी नींद बहुत अच्छी होती है, और जो 4 बजे उठ जाते हैं 8 घंटे की नींद के बाद या 6 घंटे, उनका उनका जो आउटकम्स हैं वो आपको डिफरेंट मिलेंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो रात में 1 1 बजे तक जागते हैं, लेकिन सुबह जो है वो 10 बजे उठते हैं। सर एज तो भी वो भी मैटर। कंट्रोल करना है। एज तो है ही है मैम, एज, जेंडर, ये तो बहुत मोटी मोटी चीजें हैं। मैं तो उन चीजों की बात कर रहा हूँ जिनके बारे में शोधकर्ता सोचता नहीं है पहले, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। इवन ये भी महत्वपूर्ण है कि आपका बच्चा, जिस पे मैं शोध करने वाला हूँ, आप या आपका बच्चा घर में अकेला बच्चा है या उसके 2 3 भाई बहन है, हर व्यक्ति की सोच, उसकी परवरिश, उसकी जीन्स,
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी महत्वपूर्ण है कि यदि मैं आप पे शोध कर रहा हूँ कि आप घर में 3 या 4 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं या सबसे बड़े हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। शोधकर्ता के लिए ऐसी जानकारी प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। इन चीजों से भी डिफरेंस आता है। आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो बहुत बड़ी बात हो गई। गांव में भी किस तरह का गांव है आपका, कई तो गांव शहरों में आ गए हैं। तो इन सब चीजों की जानकारी या उनको कंट्रोल जब हम करते हैं तो वो होती है रैंडमाइज कंट्रोल डिजाइन, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल स्टडी। तो जब भी आप अपना टॉपिक सिलेक्ट करें, और मेथोडोलॉजी चैप्टर नंबर 3 होता है। देखिए, सबसे पहला नंबर 1 चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन। जो भी हमारे विषय में की पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनके बारे में हम पूरी जानकारी लिखते हैं। योग क्या है, योग का क्या स्वरूप है, योग एंशियंट से लेके मिडिवल से लेकर के मॉडर्न योगा, कौन कौन लोगों ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया। फिर हम आ जाते हैं योग का कंट्रीब्यूशन आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, स्पिरिचुअलिटी, इन चीजों को बताते हैं। फिर हम आ जाते हैं अपने विषय के कीवर्ड्स के ऊपर। फिर हम बहुत से धर्म ग्रंथों, सूत्रों के बारे में लिखते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, योग सूत्र इत्यादि के बारे में लिखते हैं। तो पहले 20-25 पेज तो इन्हीं चीजों के आते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। फिर हम आते हैं सिग्निफिकेंस पे। फिर हम आते हैं ऑब्जेक्टिव्स, वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं हमारे, और सारे कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करते चले जाते हैं हम। फिर हम अपने विषय पर बिल्कुल स्पेसिफिक आ जाते हैं कि हमारे शोध का विषय ये है और ये हमारे एम और ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा चैप्टर है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तीसरा जो चैप्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है मेथोडोलॉजी, और यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका रिसर्च डिजाइन। और क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की बात कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या होता है, जो प्योर एक्सपेरिमेंट है, यानी मेरा मैक्सिमम कंट्रोल है मेरे प्रोटोकॉल पे, मेरा मैक्सिमम कंट्रोल है जिस सैंपल पे मैं काम करना चाहता हूँ उन लोगों पे, उस सैंपल पे। मेरा मैक्सिमम कंट्रोल है जिन पैरामीटर्स को मैं मेजर करना चाहता हूँ ऑब्जेक्टिवली, चाहे वो हार्ट रेट हो, चाहे वो रिएक्शन टाइम हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हो, चाहे वो ट्राइग्लिसराइड का लेवल हो, चाहे वो बैक पेन हो, शोल्डर पेन हो, कुछ भी है, चाहे वो रिलेशनशिप्स में मैं काम करना चाह रहा हूँ, आउटकम मेजर्स पे मेरा कंट्रोल है। तो एक शोधकर्ता अच्छा टॉपिक या अच्छी मेथोडोलॉजी तभी डेवलप कर सकता है यदि वो इन चीजों को समझता है। आम जीवन में भी हम जितना अधिक अपने ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, उतना अच्छा जीवन हो जाता है हमारा। बेसिकली तो सारी चीजों का उद्देश्य थॉट कंट्रोल, थॉट मैनिपुलेशन, रेस्पिरेशन कंट्रोल, रेस्पिरेशन एक्सपेंशन, पूरा जीवन स्ट्रगल में ही तो है हमारा, इन्हीं सब चीजों पे ही। हमारे थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, हमारी डाइट कंट्रोल में नहीं रहती। सबसे बड़ा चैलेंज लोगों का ये हो जाता है कि मैं रेजिडेंशियल कैंप में मीठा छुड़वा दूं। आप लोगों का मीठा और नमक छुड़वा दी, और गेहूं की रोटी बंद कर दीजिए। कुछ नहीं करना है आप अपने कैंप में, 3 चीजें छुड़वा दीजिए। 90% लोग वैसे ही ठीक हो जाएंगे, कुछ मत कराइए। और रोज ले जा करके प्रकृति में बिठा दीजिए उनको, वहां ध्यान करा दीजिए। ध्यान भी केवल कह रहा हूं मैं, ओम का उच्चारण करा दीजिए ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में बिठा करके। कुछ नहीं करना है, केवल इतना कर दीजिए। प्रभाव होगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, और क्या आएगा। पर प्रभाव तो होगा। जबरदस्त प्रभाव आएगा सर। 50% तो नमक और चीनी छोड़ते ही हो जाएंगे वो ठीक। बाजरे की रोटी खिला दीजिए उनको, रागी जो है वो खिला दीजिए। तो खान पान जगह के परिवर्तन से ही 90% रोग दूर हो जाते हैं जी हमारे। और यदि आप योग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और बहुत अच्छे से प्राणायाम, ध्यान इत्यादि वो सीख जाते हैं, तो डबल हो जाता है बेनिफिट। वहां सर पर यहाँ यदि पर मैं अभ्यंग की सुविधा है, मिट्टी चिकित्सा की सुविधा है, यदि कटी स्नान की सुविधा है, तो प्रभाव और अच्छा हो जाएगा जी।
सामने सर योगा जी। मैं यहाँ पर ये ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मेरे पिताजी की एज आई थिंक अभी 74 या 75 होगी, और वो अभी गांव में काफी बड़े हैं। बट हम लोगों के गांव में जो फूड होता है वो मोस्टली सब्जी रोटी या दाल चावल होता है। तीन चीजें एक साथ बहुत रेयरली खाते हैं, मतलब दाल चावल के साथ सब्जी हो या रोटी सब्जी के साथ दाल हो। और जो रोटी होती है मोस्टली केवल और केवल गेहूं की ही होती है। चावल नॉर्मल ही होते हैं जो खेतों में हम लोगों के बनते हैं। बट आज तक ना मेरे पिताजी को कोई प्रॉब्लम है, और एक ही नहीं है, उनके तरह के जो भी लोग थे, अभी बहुत सारे लोग बड़े में नहीं बचे हैं, तो उन लोगों को ना ही कोई प्रॉब्लम हुई है, इधर कॉन्स्टिपेशन घुटना की समस्या, ना ही आंखों की समस्या। इवन बाल भी मेरे पिताजी के भी 15 साल पहले तक काले थे। तो उन सिंगल उनको इसलिए इंडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि उनकी तरह के जो लोग थे, उनकी तरह लाइफ स्टाइल में वो टोटली हेल्दी हैं। तो यहाँ पर सॉरी बट मैं इस चीज से शायद सर एग्री नहीं कर पा रहा हूँ कि चीनी और नमक या आटा नुकसानदेह है। जो बेसिक कमी आ रही है वो हमारे बॉडी के कैपेसिटी में आ रही है। अगर उस कैपेसिटी को हम मेंटेन करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसे मेंटेन किया जा सकता है। नहीं नहीं नहीं, मैंने मैंने जनरलाइज नहीं किया है। मैंने बोला यदि आप लोगों को जो शहर में रहते हैं जिनकी ये हैबिट है, उनके केवल इतना सा परिवर्तन कर दें तो बहुत जबरदस्त चेंज आ जाएगा, क्योंकि वो हैबिट में है कि वो चीनी, आटा, ग्लूटेन एलर्जी से सफर कर रहे हैं, बीमारियों से सफर कर रहे हैं। उनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है। ब्लड शुगर लेवल चीनी खाने से नहीं हाई रह रहा है, वो हमेशा आटा, रोटी, जिसके अंदर की आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च है, इसकी वजह से उनका ब्लड शुगर लेवल हमेशा ज्यादा रहता है। ये रिसर्च है। रिसर्च ये कहती है चीनी छोड़ने से इतना प्रभाव नहीं हुआ ब्लड शुगर लेवल के अंदर जितना आटे की रोटी छोड़ने से हुआ शहर के लोगों। तो हर व्यक्ति, कंडीशंस अप्लाई होती हैं। देखिए, गांव का व्यक्ति या खिलाड़ी कुछ भी खाएगा उसको हजम हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो गृहस्थ आश्रम से अगले आश्रम की तरफ अग्रसर होता है, प्रकृति स्वयं बताती है, इशारा करती है कि ये चीज कम करिए। शहर में तो मिलने वाला गुड़ भी प्योर नहीं है। मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, वो हर एक व्यक्ति को सूट भी नहीं करती है। लेकिन जो व्यक्ति मेहनत कश है, अब यहाँ खा पी करके एसी में सो जाते हैं, फिर कहते हैं शरीर में ड्राइनेस हो गई, बालों में डैंड्रफ हो गया। तो मूल कारण क्या है? हम प्रकृति से दूर जा रहे हैं। तो रिसर्च सबसे पहले यही कहती है। वहां प्रकृति के पास है वो तो शुरू से वहीं रहे हैं, कभी एसी में सोए भी नहीं होंगे। और गांव में फैलने वाली बीमारियों का मूल कारण है कि लोग हाथ नहीं धोते हैं। मैं आपको रिसर्च परक बात बता रहा हूँ, शोध परक। शहर में भी यही है, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे किया और चले गए। तो बच्चों के पेट में कीड़े होना, बैक्टीरिया होना, बैड बैक्टीरिया बढ़ना, आईबीएस का होना, क्रोहन सिंड्रोम, ये सारी बीमारियों का मूल कारण ये है कि शहर में लोग हाथ ठीक से धोना नहीं जानते हैं। एक बहुत बड़ी एसोसिएशन बनी हुई है, हैंड वॉशिंग एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। छोटी सी बात है, लोगों को ब्रश तक नहीं करना आता। और डॉक्टर कहते हैं कि आपको डेंटिस्ट की आवश्यकता कभी नहीं है यदि आप 2 बार दिन में ब्रश करते हैं। एक ही टूथपेस्ट से यदि आप बार बार ब्रश करेंगे तो दांत पीले पड़ जाएंगे। छोटी छोटी बातें। आपका ब्रश 3 महीने में बदलना ही चाहिए। जोर से ब्रश नहीं करना है आपको, हल्का हल्का मसूड़ों को ऊपर से नीचे ब्रश करना है। कम से कम 3 मिनट तक आपको ब्रश करना ही करना है। ब्रश करने के बाद आपको पेस्ट के साथ मंजन करें तो और बहुत अच्छा है। यदि पेस्ट के साथ कर रहे हैं तो आपको दांतों का मसाज करना है, मसूड़ों का। उसके बाद कुल्ला करना है। अब जब हम ये छोटी छोटी बातें जाकर के बच्चों को योग के माध्यम से बताते हैं तो वो टीचर्स भी हैरान होते हैं, सर हमें तो पता ही नहीं ये बात। बैठकर पेशाब करना चाहिए। यदि आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो आपको बैठकर ही मूत्र त्याग करना चाहिए हमेशा। मुख्य कारण, मूल कारण पुरुषों में 45 के बाद प्रोस्टेट एनलार्ज का, खड़े होकर बाथरूम करते हैं। महिलाओं में यूटीआई का कारण क्या है मुझे बताएं। कराते रहो योग। अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन्फेक्शन है, आप योग कराते रहिए। यूटीआई का सबसे बड़ा कारण क्या है महिलाओं सर रॉन्ग पब्लिक टॉयलेट। हाइजीन, यूरिनेशन। तो पानी पब्लिक
और पब्लिक टॉयलेट यूज पब्लिक करना। टॉयलेट यूज करना, पानी, साफ सफाई ना होना। एक वो फुलवेरी देखी है आपने, शरीर में सफेद सफेद हो जाता है इधर सफेद, उसका मूल कारण है सफाई नहीं है। या आप दूध के साथ अचार खा रहे हैं, मछली के साथ आप दूध पी रहे हैं। विरुद्ध आहार विरुद्ध लेना। आहार। हाँ, विरुद्ध आहार समझते हैं आप। रात को केले का सेवन नहीं करना चाहिए, दही का सेवन नहीं करना चाहिए, कभी भी खीरा नहीं खाना चाहिए। ये एक जनरल कॉमन सेंस की चीज है, जो आयुर्वेद में भी है, नेचुरोपैथी में भी है, योग में भी है। आप जब किसी व्यक्ति का खान पान ही ठीक नहीं है, उसकी हैबिट्स ही ठीक कराते रहिए, योग उसको आप। यम नियम आसन बाद में है, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ऐसे ही थोड़ी है ये, जब तक शरीर शुद्ध नहीं है तब तक कराते रहिए योग, का कोई लाभ ही नहीं होने का। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि रिसर्च डिजाइन के अंदर हमें ये सारी चीजों का ध्यान, बारीक बारीक चीजों का ध्यान रखना होता है। उस व्यक्ति की क्या दिनचर्या है, क्या ऋतुचर्या है, वो प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजों का ज्ञान हमें होना चाहिए, तब हम अपना योग कराएं तो बेहतर है। हम कह भी सकते हैं कि सर हमने पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम नियम का ध्यान रखा, उसके बाद हमने आसन कराए। हमें पता लगा कि उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है, उसकी ऋतुचर्या क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है, उसका वात पित्त कफ में कौन सा बढ़ा हुआ है। कुछ आसन ऐसे हैं जो वात को बढ़ा देते हैं, और जिसका वात बढ़ जाता है उसका पित्त कफ अपने आप ही बढ़ जाता है। वात को कंट्रोल कर लीजिए, पित्त पित्त और कफ अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बहुत से ऐसे प्राणायाम है, कुछ आसन ऐसे हैं जिनके अंदर व्यक्ति को वो जो नहीं करने चाहिए, वर्टिगो की समस्या है, किसी की सर्जरी हुई है, या किसी को गुस्सा बहुत अधिक आता है, तो हम उसको कहते हैं अग्निसार क्रिया मत करिए आप। ब्लड प्रेशर हाई है तो हम कहते हैं कपोल शक्ति विकासक मत करिए। यदि आप अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं तो सांस को रोकिए मत, जाने दीजिए, फ्लो में कंटिन्यूअस करिए। थोड़ा थोड़ा वेरिएशन लाते हैं ना हम सब चीजों के अंदर, योग में। इतनी सारी चीजों का ध्यान रखना होता है, तभी हम जाकर के एक शोध पत्र को प्रस्तुत कर सकते हैं। सामने वाला यदि नेचुरोपैथी आयुर्वेद का हुआ तो वो धज्जियां उड़ा देगा योगा वालों की, और अक्सर उड़ जाती हैं। वो ये कहते हैं आपने इसे कंट्रोल किया, ये पूछा, नहीं पूछा, ओके। आप ये बताइए, आपने कम से कम इतना तो पूछ लिया होता कि वो व्यक्ति का जीवन शैली क्या है, कॉर्पोरेट में काम करता है, या वो दो दो नौकरियां दिन में कर रहा है। लोग दिन में भी ड्यूटी करते हैं, रात में भी ड्यूटी करते हैं, बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है हमारी। और हमेशा बाहर का ही खाना खाते हैं, वो कुक्ड फूड खाते ही नहीं है, बहुत सारे लोग, पॉपुलेशन बहुत सारी ऐसी भी है। इसलिए हम जितना सैंपल को डीपली स्टडी करेंगे, उतना बेटर हमारा आउटकम, रिजल्ट्स, प्रेजेंटेशन रहेगा। और ये सारी हम जब प्रश्न पूछते हैं ना, कोई झूठ नहीं बोल सकता। जब वहां प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर पढ़ा जाता है, तो हम पूछ लेते हैं कि भैया आपने ये सब किया। जिसने सचमुच में किया होता है काम, वो व्यक्ति तुरंत जवाब देता है कि सर मैंने इन चीजों का ध्यान रखा, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है इसमें, मुझे मालूम है ऋतुचर्या क्या होती है, दिनचर्या क्या होती है, और इस संदर्भ ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, इस सूत्र में यहाँ पर इसके बारे में ये लिखा हुआ। बात खत्म हो गई। अब आप तैयार हैं कि आप शोधकर्ता बन सकते हैं। तो जो हम आज बात करने वाले थे, बेसिकली वो डिजाइन पे ही बात करना चाह रहे थे, कि मेथोडोलॉजी में एक जो डिजाइन होता है, उसको डिजाइन करना, उसको बनाना, उसको ऐसा दिखना कि आपका फंडामेंटल, आपके फंडे बिल्कुल क्लियर है, आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन सामने वाले को भी पता लगना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति एक्चुअली इस तरह के सैंपल पे काम करना चाह रहा है, इस तरह से ये सैंपल को कलेक्ट करेगा। लोगों की ये समस्याएं हैं इस समाज से रिलेटेड जिन पे ये काम करना चाह रहा है, और ये कठिनाइयां इस तरह से दूर की जा सकती हैं। बस केवल तीन चीजें, हाउ, व्हाट एंड व्हाई। किस तरह के लोगों पे काम करेंगे, व्हाट का मतलब आप बच्चों पे काम करेंगे, महिलाओं पे काम करेंगे, पुरुषों पे काम करेंगे, जेल के कैदियों पे काम करेंगे, आप हाउस वाइफ पे काम करना चाह रहे हैं। व्हाट इज द पॉपुलेशन, व्हाट इज द टारगेट ग्रुप, हाउ यू विल वर्क, आप कैसे काम करेंगे, वाई यू वांट टू वर्क ऑन ओनली पुलिस पर्सनल। जैसे एक दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड व्यक्ति है, वो मुझे कहने लगे सर मेरा रिसर्च प्रपोजल बना दो, मैं दिल्ली पुलिस के लोगों पे काम करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस के लोगों पे काम कैसे करोगे, उनके पास तो टाइम ही नहीं होता। कहते बात तो सही है सर। कहने लगे मैं एक काम करता हूँ,
ये जो दिल्ली पुलिस में नए नए भर्ती होते हैं ना, जब ये ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इधर दिल्ली में एक जगह है नजफगढ़ के पास, कंजावला, वहां पर मेल्स की ट्रेनिंग होती है, और गुलाबी बाग में एक सेंटर है, वहां फीमेल्स की ट्रेनिंग होती है। मतलब वहां उनको चालान करना, रूल रेगुलेशन, लॉ वगैरह के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाती है। उसे हम कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। वो लगभग 2 महीने की होती है। तो ये सारे के सारे भांति भांति अलग अलग प्रांत जाति इस तरह के लोग होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, पुलिस में ही आते हैं, उसी वर्दी में आते हैं, डिसिप्लिन होता है। तो मैंने कहा सर आप उन लोगों पे काम करिए ना, 2 महीने की ट्रेनिंग में उनको योग कराइए, देखिए यूनिक सैंपल है आपका। तो आपको क्या लगता है, मैं सब लोगों से इसको ओपन करता हूँ, कि आपका यूनिक सैंपल क्या हो सकता है? किसी ब्लाइंड स्कूल में जा सकते हैं क्या आप? जहाँ मूक बधिर बच्चे पढ़ते हैं वहां जा सकते हैं क्या आप? किसी डेस्टिट्यूट वुमेन हॉस्टल्स बहुत सारे हैं दिल्ली में, किसी अनाथालय में या किसी सर ऐसे में जहाँ बुजुर्ग रहते हैं? सर कैंसर पीड़ित बच्चों को भी ले सकते हैं सर, जो वेरी नाइस। सरवाइव कर रहे हैं, छोटे छोटे। तो सर कैंसर पिज्जा पीड़ित हट लोगों पे यदि हम जाते हैं तो क्या कैंसर का क्योर करने जाएंगे क्या, अर्चना जी? नहीं सर, कैंसर का क्योर करने नहीं जाएंगे हम, उनके तनाव को, उस स्थिति से गुजरने की क्षमता को पैदा करने जाएंगे उनके, हाँ, तो उसे हम योग के कहते हैं माध्यम QOL। जो एक ब्रिटिश वुमेन थी जो पेशेंट्स के साथ काम करती थी, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, भारतीय मूल की थी वैसे वो, मदर टेरेसा। वो तो मैक्सिमम क्रॉनिक इलनेस वाले लोगों के साथ काम करती थी। उनका उद्देश्य क्या होता था? उनका उद्देश्य होता था क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर बनाना। डॉक्टर ने तो कह दिया कि ये ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे, असाध्य रोग है, खासकर ब्लड कैंसर, किसी समय में इलाज होता ही नहीं था उसका, हर्पीस का तो आज भी इलाज नहीं है। तो हम सर क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं सर जो योग के कुंभ माध्यम से। की आजकल बहुत ज्यादा चल रही है कैंसर पेशेंट के ऊपर, तो मैंने 2 लोगों पे ये चीज देखी है, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आया उनके ऊपर। कुंभक। कुंभक थेरेपी सर, अंता ओके। कुंभक जो ब्रीदिंग टेक्निक है सर, मेरे नोन्स में ही है, उनको मैंने सिखाई है, तो उन पे रिजल्ट ये आया कि सर वो जो डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है कीमोथेरेपी के बाद, तो उनको जब मैंने अंता कुंभक कराया सेट में, जो पहले ब्लॉक ब्रीदिंग कराई, उसके बाद अंता कुंभक कराया, उसके बाद उनकी थॉट प्रोसेस 10% चेंज हुई। उसके बाद मैंने उनको डबल ब्रीदिंग टेक्निक कराई, हार्टफुलनेस वाली, डबल ब्रीथ लेके होल्ड करने वाली, उसमें भी अंतः कुंभक था। उसके बाद उनका रिजल्ट और अच्छा आया। तो मुझे नहीं मालूम था कि ऐसी कोई टेक्निक ऑनलाइन भी चलती है, तो मेरी फ्रेंड जिसको मैं करा रही थी, तो उसने मुझे सर्च करके दिया कि ये देखिए ऑनलाइन ये टेक्निक बहुत फेमस है जो आप करा रहे हो। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम था, मैं तो अपना खुद का होमवर्क कर रही थी, तो उसके थ्रू मैंने आपको कराई है। तो सर उसकी फीस ऑनलाइन 21,000 रुपीज है। तो इस तरह से वो थेरेपी का इफेक्ट बहुत अच्छा आया। मैंने वो भी एक, मतलब जितनी भी रिसर्च में कर रही हूँ छोटी छोटी सी, वो नोट करती जा रही हूँ अपनी डायरी में। मैंने खुद की सेल्फ डायरी बनाई हुई है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने मेनोपॉज और एंड्रोपॉज पे भी किया है। एक्चुअली मेरी योगा क्लासेस है, तो काफी सालों से मैं योग सिखा रही हूँ, तो मेरे पास पूरे पेशेंट आते हैं, तो मैं छोटी छोटी सी चीजें नोट करती हूँ सर। वेरी नाइस। तो ये जो स्टडी है मैम आप कर रहे हैं ना, इन्हें हम पायलट स्टडीज कह देते हैं। इनको जब आप कंबाइन कर देंगे ना, तो उसको हम रिव्यू आर्टिकल, या आपका जो रिसर्च है वो एक मेटा एनालिसिस के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सर मुझे तो जब एक्चुअली आप सही छोटी 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 स्टेप्स में जब इस तरह के शोध आप करते चले जाते हैं ना, सर जो डाटा मैं कलेक्ट करने लग जाते हैं, ऑब्जर्वेशन नोट करने लग जाते हैं, वो भी पीएचडी का क्वालिटेटिव एक रिसर्च का प्रारूप बन जाता है धीरे धीरे। सर मेरा वही था कि मुझे नॉलेज नहीं है। मैंने एमएससी की, उसके बाद मेरी योगा क्लासेस में जो भी चीजें हो रही हैं, मैं बिल्कुल प्रूफ लेके कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसको आगे कैसे बढ़ाना है
वो सिर्फ हम्म। आपने अभी गाइड किया तो मुझे समझ में आया कि मैं ऐसा कुछ भी कर सकती हूँ। बहुत अच्छा कर सकते हैं आप, सभी लोग इसी तरह से कर सकते हैं। अपनी जो रोज की आपकी योगा क्लासेस है ना, उनको भी आप एक बहुत बढ़िया मेटा एनालिसिस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसका टाइटल डिफाइन कर सकते हैं। और हर पेशेंट का मेटा एनालिसिस करके उससे रिलेटेड जितनी भी रिसर्च हुई है उनका संदर्भ दे करके, देखिए, तो कॉन्करेंट आपको रेफरेंसेस देने ही होंगे। कॉन्करेंट रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है? मैंने ये पाया, लेकिन और लोगों ने भी इस तरह के कार्य किए, उन्होंने ऐसा पाया। लेकिन ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कुछ नहीं पाया, उन्होंने उसके विपरीत कुछ पाया। या ऐसे भी वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने लगभग ये चीज पाई, लेकिन उसके साथ साथ और भी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की या नोटिफाई की, या उन्होंने रिसर्च में एज ए फाइंडिंग कंक्लूजन निकाला। तो ये अपने आप में एक मेटा एनालिसिस हो गया, क्वालिटेटिव रिसर्च हो गई। हाँ, आप किस तरह का मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, आप किस तरह का स्केल यूज कर रहे हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। इसीलिए आपको इस समय डाउट है कि काम तो मैं कर रही हूँ, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करूं जिससे मेरी पीएचडी हो जाए। वो जो तरीका है, वो तरीका जिसके अंदर की हम मेटा एनालिसिस कर सकते हैं, वो पूरा मेथड जब आपको क्लियर हो जाएगा तो आप अपनी इन सारी चीजों को लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और वो पीएचडी के रूप में आपकी पब्लिश हो जाएगी, वो आप सबमिट कर सकते हैं थीसिस को। सर कोई मैं दिक्कत ही नहीं है। पीएचडी में तो एक टॉपिक लेना होता है ना, लेकिन मेरी नहीं रिसर्च नहीं तो नहीं 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 नहीं। देखिए, अभी तक मैं जो बात कर रहा था वो एक टॉपिक की बात कर रहा था, क्वांटिटेटिव की बात कर रहा था। आपका जो ये जितना भी आपने अभी बात की ना रेखा मैम, ये सारी की सारी जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं पेशेंट्स को लेकर के अलग अलग, इसे हम कहते हैं मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस एक विषय पर भी हो सकता है और मेटा एनालिसिस अलग अलग विषयों पर भी हो सकती है। हाँ, इसका नाम हम दे देंगे a critical analysis या a critical meta analysis of therapeutic aspect of yoga। नीचे हम लिख देंगे कि हम कैंसर पेशेंट्स, हम जैसा आपने कहा कि पीसीओडी पेशेंट्स, जो लोगों को प्रोस्टेट एनलार्ज है वो वाले पेशेंट्स, और 4 तक सीमित रहेगी हमारी ये मेटा एनालिसिस। 4 प्रकार के रोगों तक सीमित रहेगी। हो गया काम। अपनी रिपोर्ट्स, अपनी ऑब्जर्वेशंस, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी जर्नी, ये सारे अपने ऑब्जर्वेशंस, जब आप उनको लिखने लगेंगे इन चीजों को, और वो तब लिख पाओगे जब आपकी कंटेंट नॉलेज भी अच्छी है। मैं पूछने ही लगा था, जैसे किसी व्यक्ति को डिप्रेशन से पहले क्या सिम्टम होता है? कोई व्यक्ति सीधे डिप्रेशन में तो नहीं चला जाता ना। नेगेटिव थॉट्स रहेंगे उसके बहुत सारे। ओवर थिंकिंग, यस, यस। ओवर थिंकिंग डिप्रेशन में जाने से पहले आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है। मैं ये नहीं कह रहा 100% ओवर थिंकिंग वाला व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो एक ऐसा सिग्नल होता है। आपको रात में नींद ना आना, 1 से 3 बजे के बीच में नींद खुल जाना, और बहुत सारे ऐसे सिम्टम भी होते हैं। यदि आपकी नींद 1 से 3 के बीच में खुलती है, इसका मतलब आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग की वजह से भी ऐसा होता है। तो डिप्रेशन से पहले ओवर थिंकिंग होती है। उससे पहले क्या होता है? लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं। तो इटियोलॉजी, यू अंडरस्टैंड द इटियोलॉजी ऑफ अ डिजीज? हर डिजीज की, क्रॉनिक डिजीज की एक इटियोलॉजी होती है, उसके सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं धीरे 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 धीरे। तो लक्षण। यदि आप, लक्षण। लक्षण, हाँ, लक्षण भी है मैम, इटियोलॉजी है, प्रोग्रेशन भी है। मतलब किसी बीमारी, कोई बीमारी एकदम से नहीं होती है, डिप्रेशन एकदम से नहीं हो जाता है, स्ट्रेस भी एकदम से नहीं होता है। जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ही चीज आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती चली जाती है, करती चली जाती है, उसे हम कहते हैं जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। हम कहते हैं नहीं नहीं नॉर्मल है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन बैलेंस, मैं स्कूल में बच्चों को भी पढ़ा सकती हूँ, घर का काम भी कर सकती हूँ, और घर के सारे और काम भी मैं कर सकती हूँ, ड्राइविंग भी कर सकती हूँ, बच्चों को लाना ले जाना भी कर सकती हूँ, नॉर्मल है, मेरी बॉडी यूज टू हो गई है, रूटीन में है। भाई, वो आपकी बॉडी अडाप्ट कर गई है, लेकिन जो डैमेज है वो हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं नॉर्मल है, वो नॉर्मल नहीं है, वो अब नॉर्मल है। पता तब लगेगा जब एक दिन आप एकदम से कोई चीज सिम्टम फील करो, या तो सर हल्का सा जैसे चक्कर आएगा,
या चीजें मीठा भूलने लगोगे? पाते कि उनको पता है कि हार्मफुल है मीठा खाना, या जंक फूड नहीं छोड़ पाते जानते हुए कि भाई आप मोटे हो रहे हो या 10 तरह की बीमारी लग रही है, तो वो सिर्फ ड्यू टू स्ट्रेस है या और भी उसका रीजन हो सकता है? दोनों चीजें मैम, कॉज और इफेक्ट कल मैं डिस्कस कर रहा था ना। कई लोग जिन्हें मीठा बहुत पसंद है, तो वो क्रेविंग हो गई। तो मीठा खाना बेसिकली मेंटल डिसऑर्डर है, फिजिकल डिसऑर्डर नहीं है। मीठा खाने से किसी को डायबिटीज नहीं होती, ईटिंग डिसऑर्डर है। लेकिन जो लोग स्ट्रेस में बहुत होते हैं, एंजाइटी में बहुत होते हैं, वो लोग मीठा इसलिए खाते हैं कि उनको थोड़ी देर के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन, रिलीफ फील होता है। सेम शराब के साथ भी ऐसा ही। एडिक्शन कोई जरूरी नहीं है ड्रग्स का ही हो। उनको एडिक्शन तो टेम्परेरी। मोबाइल, और एडिक्शन तो सबसे खतरनाक मोबाइल का है। हाँ। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब मोबाइल आया था, इतना सा जरा सी स्क्रीन होती थी, हल्का टल्का, ये मोटा सा मोबाइल होता था। उस समय पे हमें पता था कि मोबाइल आज की डेट में इतना बड़ा दानव बन जाएगा। अब इस समय तो मुझे लग रहा है हर बच्चे से मोबाइल छुड़वाना बहुत बड़ी समस्या है। और खासकर वो बच्चे जो 2020 में पैदा हुए हैं, वो मोबाइल हाथ में लेके ही पैदा हुए हैं। उस जनरेशन का आप देखिए, बिल्कुल ही एटीट्यूड ही अलग है। उनके लिए टेक्नोलॉजी, मोबाइल, स्क्रॉलिंग, स्क्रीनिंग, और वो टिकटॉक, और वो एक आया था ना कौन सा बकेट चैलेंज, और फिर वो आया था लोग बच्चे सुसाइड ही कर लेते थे। एक गेम ऐसा आया, पबजी। वो तो इस पे काम करिए, आप देखिए, वेल योग के माध्यम फिश वेल ऐसा कुछ तो। ब्लू वेल, ब्लू वेल था गेम का नाम। हाँ, ब्लू वेल था सर। हम्म। से। इस पे काम ही नहीं हुआ है। अब जैसे आप अगर जाएंगे, सर्च करिएगा योगा ब्रेक। कितने लोग जानते हैं योगा ब्रेक के बारे में? YB, हाँ सर, राज्य देसाई ऑफिस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। उसका है ना। वर्किंग आवर के बीच में गैप लेके योगा कर रहा यस, योगा योगा। ब्रेक पे काम ही नहीं हुआ। योगा ब्रेक जो है, उसके अंदर 2 या 3 आसन है, शायद 2 प्राणायाम है। हम्म। तो बेसिकली मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली ने एक योगा ब्रेक इंट्रोड्यूस किया, उसके ऊपर किसी ने काम ही नहीं कर रखा। केवल 7 मिनट का वो योग है, और ये कहा जाता है कि लंच टाइम से पहले या खाना खाने से पहले आप उसको 5 या 7 मिनट तक यदि कर लेते हैं, तो वो आपके लिए योग काफी है। इस पे किसी ने काम नहीं किया है। वो टॉपिक लीजिए ना, इफेक्ट ऑफ योगा ब्रेक ऑन स्कूल टीचर्स, इफेक्ट ऑफ योगा ब्रेक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। उन लोगों को लीजिए जो 9 से 5 के बीच में नौकरी करते हैं, बैंक एम्प्लॉयज पे काम करिए, हुआ ही नहीं है, काम ही नहीं हुआ। मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, उनसे डाटा कलेक्ट करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उनको करा भी रहे हैं योगा ब्रेक। योगा ब्रेक ऐसी चीज है जो कि ऑलरेडी वैलिड है। वो एक ऐसा आसनों का सेट है, प्राणायाम का, जिसको कि मोरारजी देसाई ने 2,500 लोगों पे इम्प्लीमेंट करके उसको वैलिडेट कर दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना आपको, उसको केवल उठाना है, लोगों को कराना है। अब उन्होंने अधिकतर गुजरात साइड में, राजस्थान साइड में काम किया है, तो आप दिल्ली में काम करिए, आप मुंबई में काम करिए, पुणे में करिए ना योगा ब्रेक पे काम। आपकी रिसर्च हो जाएगी, PhD हो जाएगी, बहुत बढ़िया। सर, इसकी ड्यूरेशन केवल 5 मिनट होती है क्या? हाँ, मेरे को दिक्कत इसी बात से, कि 5 मिनट में आप 3 आसन और 2 प्राणायाम करा रहे हैं, केवल 5 मिनट। अब लेकिन वो क्लेम करते हैं हमने 2,500 लोगों को कराया, इसलिए इसको चैलेंज नहीं कर सकता कोई। मुझे बट सर, ऑब्जेक्शन। इफेक्ट क्या आएगा प्राणायाम का? तो आ ही नहीं सकता कुछ पांच भी नहीं मिनट आएगा, आ ही नहीं सकता। आ ही नहीं सकता। वो किस तरह का इम्पैक्ट डालना चाह रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट अगर देखना चाह रहे हैं, तो केवल प्राणायाम ही करा देते 5 मिनट के लिए, शायद ज्यादा अच्छा इफेक्ट आ जाता। सर ये DIRT बोल के है ना, डीप या फिर IRT, इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक या डीप रिलैक्सेशन तो टेक्निक, सोचा होगा ज्यादा उन्होंने, टाइम लेकिन लेते हैं। ये योग तो नहीं है। देखो, आप डाल उसमें कुछ भी दो, 5 मिनट में क्या ही प्रभाव आ जाएगा। सर और ये सर वैसे भी इसमें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज लोग जो भी है ना, इंक्लूड की है, उनके लिए थोड़ा सा। स्ट्रेचिंग, रोटेशन। बोलिए। देखिए, आप योगा ब्रेक देखिए क्या है,
उसमें फिर सूक्ष्म व्यायाम भी है, आसन भी है, प्राणायाम भी है, क्या ही जी जी, प्रभाव आ जाएगा। स्ट्रेचिंग भी है सर, और उन्होंने डीप ब्रीदिंग के साथ मेडिटेशन भी रखा है। और मेडिटेशन कैसे, मतलब साइलेंट सिटिंग जो उन्होंने रखी है। ओनली फाइव तो मिनट्स 5 मिनट्स योगा ब्रेक। हाँ, जो सर बैठा काम जिनको है ना, कॉर्पोरेट के लिए जो स्क्रीनिंग ज्यादा यूज करते हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है कि आई ब्लिंक करना या थोड़ा सा। 5 5 मिनट के, हाँ 5 मिनट के अंदर आप थोड़ी आई एक्सरसाइज करा दीजिए, हल्की फुल्की हाँ मोबिलिटी करा दीजिए, वो हाँ, एक अलग विषय है। सूक्ष्म व्यायाम के हम कम लोग से कम आधा घंटा तो स्ट्रेचिंग। हो। हाँ, लेकिन ये लोग उतना टाइम नहीं निकाल पाते सर। मैंने ट्राई किया था कॉर्पोरेट कंपनी के साथ ये करने के लिए, लेकिन सभी लोग उसी टाइम पे 5 मिनट फ्री नहीं हो पाते हैं सर। हर एक का टाइमिंग अलग अलग होता है, ड्यूटी का, ब्रेक का। वो अपने हिसाब से ये करते हैं, तो वो हो नहीं पाया मेरे से। करेक्ट। तो इसमें थोड़े से जो मेथोडोलॉजिकल एरर्स है ना, जो पॉपुलेशन बायस है, ये बहुत ज्यादा है। इसको जस्टिफाई करना थोड़ा कठिन रहेगा। अगर मैं प्रोटोकॉल बनाता भी हूँ कोई, तो मैं 20 मिनट 25 मिनट का तो मिनिमम बनाऊंगा ना। अगर ऑफिस वर्कर्स पे बनाऊंगा भी, तो वो सीट से उठेंगे, थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ा ब्रीदिंग प्राणायाम करेंगे, कम से कम भस्त्रिका तो कराऊंगा उन्हें। अंत में शवासन कराना मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्राणायाम वो बहुत अधिक ना करें, श्वास क्रिया। कम से कम वो त्राटक करें और 10 मिनट का ध्यान ही करें, चलिए। और कुछ नहीं तो ओम का उच्चारण ही करें। तो मेरे को अपना प्रोटोकॉल 20 मिनट का, 1 से लेकर 1:30 बजे के बीच में लंच टाइम होता है। खाना खाने में कितनी देर लगती है? 10 मिनट लगते हैं। तो 20 मिनट यदि मैं उनको करा दूं इस तरह का योगा प्रोटोकॉल, बैंक एम्प्लॉयज को या किसी भी स्कूल के टीचर्स को या और कर्मचारियों को जो प्रशासन में बैठे, तो आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल लॉन्ग टर्म में। अगर वो करते चले जाते हैं, आते भी मान लीजिए 5 दिन है, 2 दिन वो घर में करते हैं, तो वहां पर भी तो सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है कि घर में सही तरीके से करें। अगर मैंने सिखाया उनको, जो मैंने बताया वही करें, कुछ और ना करें। तो ये सब कंट्रोल्स होते हैं, चेक्स होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस, कंट्रोल्स, मॉनिटरिंग, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशंस। ये सारी की सारी चीजें जब इकट्ठी होकर कंपाइल करते हैं हम लोग, बाकी स्टडीज के साथ मैच करते हैं, तो एक रिसर्च पेपर निकल के सामने आता है। एक टाइटल, एक टॉपिक हम फ्रेम कर सकते हैं। तो स्कोप बहुत है, गैप्स बहुत सारे हैं। हम्म? तो डिजाइन को हम डिस्कस करने से पहले अच्छा हुआ हमने ये सब चीजें डिस्कस कर ली, कि क्या हम किस तरह से हम किसी प्रोटोकॉल को और किसी सैंपल को फाइनलाइज कर सकते हैं, दो चीजों को, एक प्रोटोकॉल को और एक सैंपल को। और टूल्स के बारे में भी हमने बात कर ली, अब हम डिजाइन के बारे में बात कर सकते हैं, वो अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो आज मैं एमसीक्यू भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा विषय से हम अलग आए, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था कि कितने लोग आगे बढ़ गए हैं, कितने लोग थोड़ा बीच में हैं, या कितने लोग ऐसे हैं, कोई डाउट है। तो केवल 3 या 4 मिनट अपन और बात करते हैं, 5 मिनट के लिए, ठीक है। जो नहीं बोल रहे हैं प्लीज पार्टिसिपेट करिए। सर एक चीज पूछनी थी, योर इंटरमिटेंट कैमराज ऑन इफ यू कैन। है, ट्राइग्लिसराइड कैसे बढ़ेगा? ट्राइग्लिसराइड कैसे बढ़ेगा मतलब? ट्राइग्लिसराइड जो लेवल बढ़ने का मुख्य कारण होता है मैम, फैट इंटेक ज्यादा होना, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, या बॉडी फैट अधिक होना। खासकर विसरल फैट की बात कर रहा हूँ मैं, और जो एडिपोज टिश्यू है। ओके। दो तरह का फैट है ना। एसेंशियल फैट से अधिक जब होता है, यानी कि 20% से ज्यादा बॉडी में अगर फैट है आपके, लोग 30% भी कहते हैं, डिपेंड करता है वो भी जेंडर पे, एज पे। अगर बॉडी फैट परसेंटेज आपकी है, तो हम ये कहते हैं कि उस फैट को मेटाबोलाइज करना बहुत जरूरी है। और फैट बॉडी से बाहर कैसे निकलता है? जब ये ट्राइग्लिसराइड्स ब्रेक डाउन होते हैं। जब ये ट्राइग्लिसराइड्स ब्रेक डाउन होते हैं, फैटी चेन्स में, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। ये मेटाबोलाइज होने के बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्लड में सर्कुलेट होकर एनर्जी बनकर हमारे मसल्स में चले जाते हैं, और वहाँ एटीपी का रूप धारण करते हैं। इसीलिए जब आप प्राणायाम अधिक करते हैं, और ऐसा प्राणायाम जिसके अंदर श्वास को रोका जाता है, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी से फैट डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। क्योंकि फैट जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही मेटाबोलाइज होता है। तो ये जो कंटेंट है ना, ये जो थोड़ी सी एटियोलॉजी है,
अगर किसी डिजीज पे आप काम कर रहे हैं, बॉडी फैट पे काम कर रहे हैं, बॉडी वेट पे काम कर रहे हैं, स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, मसल्स पे काम कर रहे हैं, तो उसकी कंटेंट नॉलेज को बढ़ाना भी बहुत आवश्यक है। उसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट आना, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आना एक विषय है, लेकिन उसका साइंटिफिक बैकअप के साथ उसको डाटा को समझाना बताना भी बहुत आवश्यक है। सर ये तो हम अभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ये कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन मेरी एक थोड़ी रिक्वेस्ट थी कि जो थ्योरी बेस है, क्वांटिटेटिव बेस है, उसका डिजाइन रिसर्चर क्वालिटेटिव, रिसर्च। हाँ, हाँ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात मैं करूंगा। मैं एक्चुअली क्वांटिटेटिव से थोड़ा कनेक्ट करना चाहता था। हम्म क्वालिटेटिव के अंदर ना कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं, होता है बस एक एम होता है। हम्म। क्वालिटेटिव के अंदर हम कोई हाइपोथेसिस भी नहीं बनाते। तो उसकी डिजाइन कैसे होगी, मेथोडोलॉजी कैसे होगी फिर डिजाइन बड़ा थ्योरी सिंपल है, बेस? जैसे मैंने अभी बताया ना मैम को, मेटा एनालिसिस। उसके अंदर लोगों के एक्सपीरियंसेस, उनके एटीट्यूड्स, उनके बिलीव्स, उनके इमोशंस, उन सब चीजों को हम रिपोर्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन वो सब रिपोर्ट रिकॉर्ड करने के लिए हमें थोड़ी सी साइकोलॉजी, थोड़ा सा योग दर्शन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम दर्शन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम फिलॉसफी को नहीं समझेंगे, थोड़ी सी मॉडर्न साइकोलॉजी, थोड़ा सा योग दर्शन, तब तक हम अपने उन दोनों को कंबाइन करके अपने विचारों को नहीं से रख पाएंगे। ओरिजिनलिटी भी तो होनी चाहिए ना। अब श्री औरबिंदो ने कुछ कहा है पतंजलि योग सूत्र में, जो है महर्षि पतंजलि ने कुछ और कहा है, वहीं घृण संहिता में महर्षि घृण ने कुछ कहा है। लेकिन तीनों ने कुछ तो ऐसा कहा होगा जो कॉमन है। चलिए मैं आप ही से पूछता हूँ, ऐसे कौन से दो ग्रंथ हैं जो लगभग सेम बात करते हैं? जैसे हठ योग की बात करें यदि, उसमें जो ग्रंथ हैं सारे के सारे कुछ बातें कर रहे हैं, है ना? हत घेरन संहिता मतलब हत प्रतिपिका, घेरन संहिता और हत रत्नावली, मोस्टली बहुत सारी चीजें वहां पे कॉमन है सर। सर क्या है? लेकिन हठ रत्नावली और हठ योग जो है वो मुझे मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक दूसरे को विरोधी ग्रंथ है, हठ रत्नावली और वो नहीं एक दूसरे की विरोधी बात नहीं, को थोड़ा सा एडवांस है, टेक्निक दिए हुए है। श्रीनिवास योगी ने, श्रीनिवास योगी जो है वो सातवाराम जी के ही शिष्य थे, तो उन्होंने गुरु से थोड़ा सा दो स्टेप्स आगे चल के हम लोग आसन बोलो या शुद्धि क्रिया हो या प्राणायाम, थोड़ा सा ज्यादा ऐड किया है उन्होंने, लेकिन उनका भी उन्होंने लिया है, सातवाराम जी का भी उन्होंने ऐसा नहीं किया, डिनाई नहीं किया, हाँ, ये नहीं हो तो जब सकता है। हम हाँ जब हम क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, जैसे एक रिसर्च मेरे पास आई, क्रिकेट का समाज पर प्रभाव, जो क्रिकेट का खेल है ना, उदाहरण के लिए क्रिकेट का हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये भी एक क्वालिटेटिव स्टडी है। यदि हम ये कहें कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये भी क्वालिटेटिव है। डिड यू गेट माय पॉइंट? इंडियन नॉलेज सिस्टम तो बहुत बड़ा है ना, हम उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स किस प्रकार से इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रभावित करती आई। यहाँ हम दो लोगों की, श्री अरबिंदो के का कंपैरिजन अगर पतंजलि योग सूत्र से करें इन टर्म्स ऑफ ओनली हठ योग, दोनों ने क्या बोला, तो ये क्वालिटेटिव होगा। यदि हम केवल उपवास पे बात करें तो सारे रिलीजन में उपवास है, जुदाइज्म में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, इस्लाम में भी है, हिंदू धर्म में भी है। तो यदि हम उसका प्रभाव, उसके करने के तरीके एवं समाज पर उसका प्रभाव, पास्ट में क्या था, मिडिवल में क्या था और प्रेजेंट में क्या है और भविष्य में क्या हो सकता है, कौन कौन से शोध ऐसे हुए हैं जो कि अलग अलग तरह से फास्टिंग के मेथड्स पे प्रकाश डालते हैं, फिर हम क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं कि किस तरह का उपवास किस तरह के प्रभाव व्यक्ति की मानसिकता पर डालता है, ओनली स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, नॉट द फिजिकल एस्पेक्ट। तो वो क्वालिटेटिव स्टडी होगी। तो वहां पे बहुत हम लोग बड़े विषय में। क्वेश्चनरिंग करेंगे तो वो एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा।
यदि आप प्योरली किसी सूत्र अथवा ग्रंथ पे कार्य कर रहे हैं तब वो क्वालिटेटिव है, प्योरली क्वालिटेटिव है। अदरवाइज तो आपको समाज में होने वाले प्रभावों को समाज के लोगों से ही तो पता करना होगा ना। उसके लिए आपको प्रश्न पूछने होंगे, इंटरव्यू करना होगा, क्वेश्चनेयर भरवाना होगा, चाहे गूगल में चाहे पर्सनली जाकर काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट करने पड़ेंगे। फिर उसकी एक मेथोडोलॉजी होती है, प्रिज्मा जैसे एक टेक्निक होती है, उसको हम कहते हैं प्रिज्मा। जो भी क्वालिटेटिव स्टडी होती है वो प्रिज्मा नाम की एक मेथोडोलॉजी को अगर अडॉप्ट करती है तो वो मेटा एनालिसिस सही माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। प्रिज्मा की तरह और भी बहुत सारी मेथोडोलॉजी हैं जो स्टैंडर्ड हैं। अगर आप किसी स्टैंडर्ड को नहीं लेंगे तो आपकी स्टडी स्टडी रिसर्च नहीं मानी जाएगी, ध्यान रखें। तो बहुत सारी लोगों ने बहुत वर्ष पहले से क्वालिटेटिव स्टडी करने के एक स्पेसिफिक पैमाने तय कर दिए। जैसे पिकॉट मैंने यूज किया था, है ना। वो कोई हाँ जरूरी नहीं है कि आप पिकॉट यूज करो। पिकॉट किसी ने बनाया, इन्वेंट किया, उसका संदर्भ दे करके आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए, जो शोधकर्ता होता है ना, उसको कभी भी ये नहीं शो करना कि मैं सब जानता हूं। वो पूछेंगे अच्छा ऐसा लिखा तो क्यों लिखा। आप बोलोगे सर मैंने लिखा ना, मुझे पता है ना। आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप ये कहो कि सर मैं शोध करते करते फला जगह से मैंने ये चीज पता की, इस संदर्भ ग्रंथ में से मुझे ये मिला, तो मैंने निष्कर्ष निकाला कि ये इस प्रकार से हो सकता है। और मेरी इस बात को सहमत करने के लिए दो लोगों ने और इस पर कार्य किया था, तो मैंने उनकी बात को सत्य मानते हुए इस तरह के निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं। और ये वो दो लोग हैं जिन लोगों के कंक्लूजन के आधार पर मैंने ये कंक्लूजन निकाला। थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्या? क्वालिटेटिव में इसलिए जाना नहीं चाहता था क्योंकि यहाँ पर क्या, थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स चाहिए होते हैं। वो तब आते हैं जब आप थोड़ी रीडिंग ज्यादा करते हैं। अब आपका टॉपिक फाइनलाइज होता है, आपको गैप्स दिखाई देने लग जाते हैं। मतलब मैं जो कर्मयोग पे करना चाहती हूँ कि कर्मयोग का इफेक्ट जो स्कूल के बच्चों पे उनका एकेडमिक जो ये है वो प्रोग्रेस हो कैसा होता है, इसके ऊपर मेरा थोड़ा सा ये था करने का। लेकिन मुझे थेरेपी मतलब क्वांटिटेटिव करना था। लेकिन बिल्कुल सही है, आप कर्म योग को पढ़िए। कर्म कर्म योग के संदर्भ ग्रंथों, सूत्रों एवं शोध पत्रों को पढ़िए पहले। तभी आपको पता लगेगा ना कि उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की, कहाँ से शुरू किया, कहाँ पर उन्होंने छोड़ दिया। देखिए, पेपर सब पढ़ते हैं लेकिन उसके हम्म, लास्ट में ना रिकमेंडेशन लिखा होता है हर पेपर के। रिकमेंडेशन में वो लिखते हैं अक्सर कि हमने कर्म योग को पढ़ा तो जरूर, लेकिन हमसे ये चीजें छूट गई। यदि भविष्य में कोई कर्म योग एवं एकेडमिक अचीवमेंट पे कार्य करना चाहता है तो कृपया इन बातों का भी ध्यान रखें। मेरे दिए गए शोध में, किए गए शोध में या मेरे पत्र में मैंने केवल एक, दो और तीन वस्तुओं का ध्यान रखा, लेकिन चार, पांच और छह का नहीं रख पाई। तो भविष्य में जो भी आप कार्य करें वो इन चीजों का भी ध्यान रखें। वो जो रिकमेंडेशंस होते हैं उन्हें जरूर पढ़िए, वहां पर वीकनेस होती है, वहां गैप मिलेगा। केवल कर्म योग के शोध पत्रों की बात कर। अब वो क्यों नहीं किए उन्होंने, इसका कारण हो सकता है कि उनके पास इतना खर्चा करने के लिए उसमें पैसा ना हो, इतना समय ना हो, उनकी रुचि ना हो, या उनका पीछे बैकग्राउंड ही ना हो उन चीजों को समझने, बताने, करने का। तो वो छूट गए होंगे उनसे। उनको आप पकड़ लीजिए, या जो उन्होंने ऑलरेडी काम किया हुआ है। यदि आपको लगता है नहीं मैं इस कर्म योग के शोध पत्र में दिए गए कंक्लूजन से सहमत नहीं हूं, उसे हम कहते हैं एविडेंस गैप। काम तो हुआ है लेकिन सफलतापूर्वक या तसल्ली बख्श कार्य नहीं हुआ है। आप उसको पकड़ लीजिए कि नहीं मैम ने ये तो कहा लेकिन ये छोड़ दिया, अगर इसको पकड़ लेते तो शायद अच्छा हो जाता। अब आप वहां से शुरू करिए जहां उन्होंने छोड़ा। मिलेंगे, बहुत गैप्स मिलेंगे आपको, लेकिन आपका विषय
थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, और इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की आवश्यकता होगी, बहुत ज्यादा रीडिंग की आवश्यकता होगी। और फिर लगातार जब आप बैठकर लिखेंगे तभी वो बन पाएगा थॉट प्रोसेस। अगर आप बीच में गैप डाल देंगे, छोड़ देंगे, तो वो थॉट प्रोसेस नहीं हो पाएगा, बन ही नहीं पाएगा। एक चीज को दूसरे से कनेक्ट भी करना है ना, दूसरी को तीसरी से, तीसरी को चौथी से। योग के बारे में लिखते लिखते सीधे आप जो है वो कंक्लूजन पे नहीं आ सकते ना। भूमिका धीरे 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 बनाइए, और उसके बाद अपनी बात पर आ जाइए। और अपनी बात अगर आपकी कंक्लूसिव है तो कर दीजिए, लेकिन वहां ये ना लगे कि आप श्री अरविंदो को या पतंजलि को ही चैलेंज कर दो। मतलब कर्म योग की बात करते करते कहीं ऐसा ना हो कि आप सांख्य योग के प्रणेता को ही कह दें कि भाई उन्होंने तो ये बात गलत की है, या उनके विरोध में कोई स्टेटमेंट दे दें, तो वो आपके लिए बहुत कष्टदायक हो जाएगा। मेरी बात समझ गए? अक्सर लोग ये कर देते हैं, उनसे अनजाने में हो जाता है लेकिन कर देते हैं। नहीं, लेकिन मैंने अभी अब तक जितने रिसर्च पेपर ढूंढ रही हूँ ना सर, सारे एक्सपेरिमेंटल के ही मुझे मिल रहे हैं। ये थोड़ा सा अभी तक मुझे मिला नहीं मिक्स्ड है कि मेथड नहीं मैम, स्मिता मैम, आप मिक्स्ड मेथड लीजिए। देखिए, मिक्स्ड मेथड में ना सेफ रहोगे आप, क्योंकि फिलहाल यदि आपको ऐसा कार्य करना है कि जहां कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, तो आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को कंबाइन करिए। भविष्य में यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए जब आप लिखने लगे तो लिखते लिखते आपको याद आया कि ये विषय ऐसा है जिसमें वाकई में कोई काम नहीं हुआ है, और मुझे इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो रहा है कार्य करते करते, तो फिर आप उसको लिखिए, अलग से लिखिए ना। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम स्टडी मटेरियल इकट्ठा करते हैं ना, तो बहुत सारा इररेलेवेंट मटेरियल हमें मिलता चला जाता है, लेकिन वो होता बड़ा मीनिंगफुल हमें लगता है। तो मैं तो क्या करता हूँ, उसकी फोल्डर ही अलग बना देता हूँ, हाँ वैसा कुछ करना पड़ेगा फिर। और उसके ऊपर मैं अब काम कर रहा हूँ। मैं अब पता है क्या काम कर रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक काम कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि जो योग शिक्षक हैं, उनके द्वारा कराई जाने वाली क्लासेस का मैं क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ। हर आदमी अपने हिसाब से क्लास ले रहा है। कुछ लोग माइंड टू बॉडी जा रहे हैं अपनी क्लास में, कुछ लोग बॉडी टू माइंड जा रहे हैं। उनको खुद नहीं पता कि उनको क्या अप्रोच अप्लाई करना चाहिए। क्या एक ही प्रकार के आसन पूरी क्लास को करा देने चाहिए और उसके बाद क्लास खत्म कर देनी चाहिए? ये प्रश्न मैंने पूछा है, कम से कम 200 योग शिक्षकों से मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न। वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि आप अपनी क्लास का प्रारंभ कैसे करते हैं, आपकी क्लास में किस तरह की समस्या को लेकर सबसे अधिक लोग आते हैं। तो सबसे ज्यादा रिप्लाई आता है वजन कम करने आता है। आपकी क्लास में सबसे अधिक किस एज ग्रुप के लोग आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? तो ये कम से कम 40-50 प्रश्न मैं सभी योग शिक्षकों से पूछ रहा हूँ कि आप क्लास का प्रारंभ कैसे करते हैं, कौन सी प्रार्थना से करते हैं। यदि आप असतो माँ सद्गमय, या आप ये जो है, जो हम करते हैं, क्या नाम है, शांति मंत्र से समाप्त करते हैं, या किसी मंत्र से प्रारंभ करते हैं, वही मंत्र क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग क्यों करते हैं, और उसका क्या अर्थ है? आपकी क्लास प्रोग्रेशन में होती है या आपकी क्लास मोनोटोनी में एक ही तरह की होती है हर बार? तो बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है लोगों की क्लास कंडक्ट करने के अंदर भी। इवन की ड्यूरेशन भी सबकी अलग अलग। कोई 40 मिनट कर रहा है, कोई 1.5 घंटा कर रहा है, कोई 50 मिनट कर रहा है। आपने स्वामी रामदेव जी की क्लास अटेंड की है? किसी ने अटेंड की है बाबा रामदेव की क्लास? अच्छा, सिर्फ कितने टीवी लोग पे ऐसे देखा है। बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर गए हैं, लोनावला गए हैं, कैवल्य धाम, एस व्यासा गए हैं, और पतंजलि गए गए हैं हैं? सर केवल्य धाम। केवल्य धाम। हमारे तो यही चार धाम है। चारों जगह पे कौन कौन लोग गए हैं? फिर यश व्यासा में गए थे हम लोग, वहां पे सेमिनार में
बेस्ट मतलब टीचिंग एक्सेलेंस का अवार्ड दिया था मुझे भगवद गीता सिखाने के लिए, तो तीन हंसा दिन जी हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, हाँ फिर जी। एक जग्गी गुरु वासुदेव हैं। आपने ये सारा इनका एक्सपीरियंस किया है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सब एक्सपीरियंस किया हुआ है? मैंने दो किए, आर्ट ऑफ लिविंग और ईशा फाउंडेशन। आर्ट ऑफ लिविंग और ईशा आपने किया है, बहुत अच्छा। एक बार एक बार जाइए ना वहाँ, कम से कम 5 दिन का कैंप तो अटेंड करिए, पता लगेगा क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है अप्रोच में। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो बिजनेस मॉडल ही स्टडी कर लो। है कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से, बिजनेस बैकग्राउंड से, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से? हाँ सर, मैं हूँ सर। जी विकास जी, इनका बिजनेस मॉडल ही स्टडी कर लीजिए, अपने आप में बहुत बड़ी रिसर्च हो जाएगी। पूरी जानकारी तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से योग से पैसा भी कमाया जा सकता है। सर एक पूछना था, जैसे अभी हम लोग तो सब एक्सपेरिमेंट के लिए ज्यादातर सोचते हैं या फिर किसी ग्रंथ के साथ, पर बहुत सारे ऐसे रिसर्च है जैसे ज्ञानेश्वरी है, दासबोध है, पर ये सिर्फ क्रिटिक मतलब उसके सिर्फ टीका ही होगी या फिर और कुछ कर सकते, जैसे हम लोग इसमें कुछ प्रूव कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ दिखा सकते हैं क्या? नहीं, जैसे ज्ञानेश्वरी है, उसमें दासबोध है। नहीं, ना नहीं नहीं, उसमें सिर्फ क्रिटिकल एनालिसिस किया जा सकता है, एक नंबर दो, कंपैरिजन किया जा सकता है, दो, तीन, कॉमनैलिटीज निकाली जा सकती हैं, और जो विरोधाभास है दो ग्रंथों में वो हाईलाइट किया जा सकता है। कंक्लूजन मतलब नहीं निकाला जा सकता, कंक्लूड नहीं कर सकते आप। मतलब जैसे कि अभी कंपैरिजन, जैसे हम लोग। कंपैरिजन भी यदि आप करते हैं, ठीक है ना, यदि आप सपोज दो ग्रंथों का कंपैरिजन भी करते हैं, पहली बात तो कंपैरिजन होता नहीं। हाँ। कंपैरिजन केवल ये कर सकते हैं आप कि दोनों में जीवन जीने की शैली के बारे में बताया गया है, अवेयरनेस के बारे में बताया गया है, होलिस्टिक लिविंग के बारे में कहा गया है, लेकिन अप्रोच डिफरेंट है, परंतु मूल तत्व तीसरे ग्रंथ से काफी मेल खाता है, वो यहाँ यहाँ पर मेल खाता है। इन इन श्लोकों में उसके बारे में कहा गया है, इन इन टीकाओं में कहा गया है। लेकिन प्रश्न ये है कि आप मूल ग्रंथ की बात कर रहे हैं या उसके बाद जो किसी ने लिखा उस मूल ग्रंथ के आधार पर कुछ, आप उसको संदर्भ मान के चल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। मूल ग्रंथ के ऊपर बोलते हैं तो फिर, क्योंकि बहुत सारे वो क्रिटिकल एनालिसिस उसके ऊपर है, पर जैसे बहुत अभी सारे। भगवत गीता को लेंगे, कुछ श्लोक लेके उसके ऊपर, या फिर कुछ किसी भी ग्रंथ का हम लोग मंत्र योग के साथ भी जैसे बोलते हैं, तो ऐसे कुछ जैसे ज्ञानेश्वरी है तो उसमें से कुछ वो भी जो उनको लेकर अगर उनका अभ्यास करे जो भी करता है तो उसके जीवन में जो बदलाव आते हैं, ऐसा भी कुछ प्रूव कर सकते हैं या सिर्फ बिल्कुल उसमें भी सिर्फ बिल्कुल हो क्रिटिकल सकता एनालिसिस हो सकता है? है। नहीं, फिलहाल तो जो उसके अंदर दिए गए अभ्यास हैं, उन अभ्यासों को केवल एक्सपीरियंशियल लेवल के ऊपर किस तरह से बताया, समझाया और ऑब्जर्व किया जाता है, उसको क्वांटिफाई करने के लिए या उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ इंटरव्यू, कुछ ना कुछ क्वेश्चनेयर, कुछ ना कुछ फोकस ग्रुप डिस्कशन करना होगा ना। तो 6 से 7 तरह की टेक्निक्स होती हैं जिसके माध्यम से कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने अनुसार उसको इजी वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। वो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। क्वालिटेटिव की अलग टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, उसका अलग प्रिज्मा मेथड, जैसे मैंने बताया मेथोडोलॉजी वही होनी चाहिए, वही फ्रेमवर्क होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि हाँ इन्होंने इसी फ्रेमवर्क में काम किया। संदर्भ ग्रंथ कुछ भी हो जाए, जैसे योगा साइकोलॉजी और मॉडर्न साइकोलॉजी, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों में कॉमनैलिटीज कौन सी हैं, और जो संदर्भ ग्रंथ है, संदर्भ सूत्र है, उसको कैसे नई साइकोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी छोड़ गई। लेकिन हमारे योग में आज भी वो संदर्भ सूत्र, संदर्भ ग्रंथ, मूल ग्रंथ समाहित है।
काम चलिए बहुत हो सकता है, लेकिन उस कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा और बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका 2 या 3 चैप्टर बनेंगे। कार्य हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का है। सर ये अभी जो ज्ञानेश्वरी का इन्होंने ये किया है ना, मेंशन किया है ना, तो ज्ञानेश्वर की जो मतलब नाम रहे उन 4 भाइयों के, वो हमारे पतंजलि योग सूत्र की जो पाद है, अध्याय है, उनसे मिलते जुलते हैं। मतलब पहले जो भाई है ज्ञानेश्वर जी के निवृत्तिनाथ है, फिर ज्ञानेश्वर, सोपान और मुक्तावे। वैसे ही इधर हम लोग पहले साधन पाद, समाधि पाद होता है, फिर साधन, फिर हमारा विभूति और कैवल्य पाद होता है। मतलब पहले हम लोगों को डेस्टिनेशन हमारा पता होता है कि हमें निवृत्ति चाहिए, यानी कि हमें समाधि चाहिए। फिर हम लोग मार्ग का ये करते हैं, सोपान लेते हैं, मतलब मार्ग करते हैं, या साधन साधन मार्ग लेते हैं। इधर इधर साधन मार्ग है, उधर सोपान देव है। फिर हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यानी विभूति होती है, तो वहां पे ज्ञानेश्वर जी आते हैं कि पूर्ण ज्ञान है ज्ञानेश्वर जी को। और फिर हम लोगों को कैवल्य की प्राप्ति होती है, यानी कि मुक्ताबाई यहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो ये पतंजलि योग सूत्र के साथ पाद और ज्ञानेश्वर जी के भाइयों के नाम, ये दोनों का मतलब और सिमिलरिटी है सर। पर वो तो सिमिलैरिटी पूरी, किस चीज में है? हाँ, वो तो नहीं पूरी पर में वो तो मिलेगी, वो पूरा तो हर में भगवत गीता मिलेगी। ही है ना, नहीं, ज्ञानेश्वरी तो पूरी ज्ञानेश्वरी वो भगवत बात गीता अलग है। है, मैं खाली उनके भाई बहनों सिमिलैरिटी, के नाम देखिए चक्र। सिमिलैरिटी, हाँ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी को आइडेंटिफाई करना एक अलग विषय है। नाम में सिमिलैरिटी मिलेगी, कंटेंट में सिमिलैरिटी मिलेगी, लेकिन जिस व्यक्ति को बताया समझाया जा रहा है, वो उसको कैसे ले रहा है। यदि आप 50 वर्ष के व्यक्ति को इस तरह की बात समझाएंगे बताएंगे तो शायद वो समझ जाएगा, क्योंकि उसके जीवन का अनुभव ही इतना है। लेकिन एक 25 साल का बच्चा जो नौकरी कर रहा है, जिसकी रोज की जिंदगी जो स्ट्रगल में बीत रही है, वो क्या समझेगा इन चीजों को? तो सोच और समझ में अलग अलग चीजें में फर्क आ गया ना। अगर वो समझेगा भी तो अपने मतलब का समझेगा, बाकी छोड़ देगा। जी, ठीक है जी, समाप्त करें फिर, काफी जी लंबा सर, समय हो गया। काफी समय हो गया सर। सर सर इतना सर इतना अर्चना जी शांति पाठ कराइए। जी सर। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। एक बार ओम को उच्चारण करेंगे मेरे साथ, लंबे और गहरे स्वर में। ओ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सूर्य को आंखों पर, चेहरे पर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि।